हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा राइटिंग सेक्शन जिसमें एडवर्टाइजमेंट लेटर और सारी चीज़ें आती हैं। तो पहला हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं अभी वो है एडवर्टाइजमेंट्स का। तो एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है, वो बहुत ही जनरल सी चीज़ है। एडवर्टाइजमेंट यानी जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, किसी चीज़ का ऐड होता है, लेकिन वो वाला ऐड नहीं है किसी क्रीम का या फिर ऐसा कुछ। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि कोई इंसान है जिसको अपना घर बेचना है, या फिर कोई जॉब के लिए कोई वैकेंसी आई है ना। तो ये क्लासिफाइड कॉलम में आता है न्यूज़पेपर के। इसका पहला क्वेश्चन है, तो मैं आपको साथ साथ फॉर्मेट भी बताती जाऊंगी, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला है कि यू आर नकुल सिंगल, यू वांट टू लेट योर फ्लैट। और आपका नाम यहाँ पे दिया है, अगर आपको नाम नहीं दिया है तो आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट में लिखने की जरूरत भी नहीं है। और यू वांट टू लेट योर फ्लैट, आपको अपना फ्लैट किराए से देना है। तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है टू पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर, ताकि आप क्लासिफाइड कॉलम न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम में कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे ना ये जो हेडिंग है ना, ये बोल्ड लेटर्स में लिखी जाती है सबसे टॉप पे एकदम मिडल में, ये हेडिंग। ठीक है। और ये जो हेडिंग है ये लिखी जाएगी सबसे पहले। उसके बाद उसके जस्ट नीचे से हम स्टार्ट कर देंगे। इसमें अब पूछा, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था ना कि हमें अपने घर के बारे में बताना है, ताकि लोग मतलब होते हैं ना, अट्रैक्ट होते हैं पोस्टर से तो आते हैं, तो हमें ऐसा लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि अ 4 BHK फ्लैट। तो एक 4 BHK फ्लैट है जिसका एरिया यहाँ पे ये है 1540 स्क्वायर फीट। सेकेंड फ्लोर पे है, उसकी फ्लोरिंग है वो मार्बल की है, उसमें वॉशरूम अटैच्ड है, और वहाँ पे पानी का सप्लाई 24/7 आता है उसमें। और वो जो फ्लैट वहाँ पे है, वहाँ पे कार पार्किंग का स्पेस भी बहुत अच्छा है। और ये कहाँ पे है? ईशान पार्क, रायसेन रोड पे है। ठीक है। तो ऐसे आप अपना एक एडवर्टाइजमेंट को फ्रेम करते हैं, और लास्ट में लिखेंगे कि इंटरेस्टेड फैमिलीज कैन कांटेक्ट, और अपना नंबर देंगे। राइट। तो यहाँ पे जो ये नंबर लिखते हैं ना, ये एकदम सही का नंबर नहीं देके आ जाना है। ठीक है, पेपर की बात अलग होती है। और बस यही चीज होती है, बस दो दो चीजें होती हैं देखो एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बॉक्स बनता है। एडवर्टाइजमेंट हमेशा बॉक्स के अंदर होता है। राइट। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर गोइंग अब्रॉड। तो हाँ, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तुम अब्रॉड जा रहे हो और तुम्हें अपना घर बेचना है। तो बिल 3 इयर्स, जो 3 साल पहले बना गया था। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द हाउस। तो हमें सारी डिटेल्स बतानी है घर के बारे में, ताकि लोग अट्रैक्ट होकर हमसे वो चीज़ खरीदने आए, यानी वो घर खरीदें। तो पहले है यहाँ पर हम बड़ा बड़ा हेडिंग डालेंगे, हाउस फॉर सेल। जैसे अगर मान लो तुम्हें वैकेंसी के लिए कोई लिखना है, तो वेकेंट सीट्स। सेल के लिखना है तो फॉर सेल। और है ना, ऐसे हेडिंग्स होती हैं, तो वो आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो पहले आपने बॉक्स बनाना है, उसके बाद हेडिंग डालनी है, हाउस फॉर सेल। ठीक है, यहाँ पे आया है ना, हाउस लिखा हुआ है, सेल योर हाउस। तो यहाँ क्वेश्चन है कि तो हम इसको लिख लेंगे, अवेलेबल फॉर सेल अ न्यूली बिल्ट हाउस। तो हमारा एक बहुत ही नया घर अवेलेबल है बेचने के लिए, जिस जो 200 स्क्वायर फीट है अप्रोक्स। और वो सिर्फ 2-3 साल पहले ही बना है। सिचुएटेड इन द प्राइम लोकेशन ऑफ द्वारका नियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पे है? प्राइम लोकेशन पे है, द्वारका नियर इंस्टीट्यूट के और मेट्रो स्टेशन के। इट इज वेल फर्निश्ड, ये वेल फर्निश्ड है, और फ्री फ्रॉम ऑल द टाइप ऑफ डेब्ट। और किसी इस पे कोई कर्जा नहीं है, सब अच्छा है, इसको सिर्फ आप खरीद के रजिस्टर कर सकते हैं। एज पार्टी इज गोइंग अब्रॉड, क्योंकि ये जो घर के जो ओनर हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो इंटरेस्टेड बायर जो है वो कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे। राइट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे आप अभी देखोगे कि एमपी बोर्ड में ज्यादातर ये हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन ही आए हुए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा वही आएगा, बट हाँ, आया तो है यार। देन थर्ड है कि योर फादर हैज इन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये दिया है कि आपके जो पापा है उनका ट्रांसफर दूसरी सिटी में हो रहा है, तो आपका जो करंट जो घर है ना उसको आपको बेचना है। नहीं नहीं, घर नहीं बेचना, हाउस होल्ड, घर की चीजें बेचनी है। तो डिजाइन सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, आपने एक सुटेबल एडवर्टाइजमेंट बनाना है टू पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर, ताकि आप उसे लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकें। तो ये मैंने जैसे बताया था, तो फॉर सेल का आया, हमने हेडिंग डाली फॉर सेल, बॉक्स बनाना है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, और यहाँ से लिखना शुरू करना है कि हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है वीडियोकॉन का, ब्लैक कलर की, और गुड कंडीशन, अंडर 4 4 ईयर ऑफ वारंटी। सोफा सेट है हमारे पास 7 सीटर, ब्राउन कलर का है, और उसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है। एक टीवी है एलजी फ्लैट स्क्रीन की, गुड कंडीशन में है, अब वारंटी के अंदर ही है। और एक रेफ्रिजरेटर है, और गोदरेज का, कैपेसिटी उसकी 200 लीटर है, वाइट कलर का है, गुड कंडीशन में है। ठीक है। तो इतनी जैसे जैसे आपको
देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपको कोई चीज बेचने को बोले तो आपने उसकी फीचर्स बताने हैं। आपको कोई फोन बेचना है तो आपको बताना है कि वो कितने साल पुराना है और उसकी कंडीशन कैसी है, स्क्रीन, वॉइस, है ना, कैमरा, सब कुछ। तो बस यही यहाँ पे भी वही करना है। दिस इज अंडर वारंटी पीरियड। तो ये जो हमारा गोदरेज फ्रिज है ना, ये भी अंडर वारंटी ही है। ऑनर क्या हो रहा है, ऑनर जो है वो दूसरे सिटी में शिफ्ट कर रहा है, इसलिए वो बेचना चाहता है, और उसके कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया जाता है। ठीक है, बहुत ईजी है यार, एडवर्टाइजमेंट बहुत ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है कि यू वांट टू लेट योर हाउस, तो आपको अपना घर बेचना है। नहीं सॉरी, बेचना नहीं है। देखो रेंट मतलब होता है, रेंट और लेट दोनों सेम होते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग जब भी घूमते होगे बाहर तो घर के बाहर लेते हैं ना टू लेट, है ना, मतलब रेंट पे देना है। और अगर सेल, अगर बेचना होगा तो डायरेक्ट सेल लिखा आएगा। प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है न्यूज़पेपर के लिए, और अपने सिटी का लोकेशन और आसपास की जगह का नेचर और क्या रेंट है, ये सब लिखना है। ठीक है, और रेंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन हमने पहले और टॉपिक डालना है टू लेट हमारा। देन अ 4 BHK फ्लैट, 4 BHK फ्लैट है जिसका एरिया है 1960 स्क्वायर फीट। सेकेंड फ्लोर पे है, इसकी मार्बल फ्लोरिंग है, अटैच्ड वॉशरूम है, 24/7 वाटर आता है, इलेक्ट्रिसिटी, और राउंड राउंड एंड क्लॉक सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, पार्टी हॉल है, एम्पल पार्किंग स्पेस है, बहुत अच्छा पार्किंग स्पेस भी है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है सेक्टर 26 अपोजिट टू SS पेट्रोल पंप, नियर मीन मार्केट। इंटरेस्टेड फैमिलीज में कॉन्टेक्ट, और ये जो है मीन मार्केट के एकदम पास है, तो जो भी इंटरेस्टेड फैमिली है उन्हें कांटेक्ट कर सकती है। और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है। ठीक है, तो बस यही कुछ चीजें याद रखनी है कि बॉक्स में बनता है और हेडिंग डलती है और लास्ट में अच्छे से क्लासिफाई करना है। और एक और चीज ये है ना कि जैसे ये देखो, ये जो हमने लिखा है इसमें कहीं भी द नहीं ना, नहीं दिख रहा, उसमें नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा। बस आपको 50 वर्ड्स में एक एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट करना होता है, अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको बता के, राइट। तो तो हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे राइटिंग सेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग किसी भी टॉपिक पे लिखी जाती है जो हमें एग्जामिनर देगा। तो इसका एक फॉर्मेट होता है कि आपको पहले इसका टॉपिक लिखना है कि टॉपिक क्या है, उसके बाद ये कौन लिख रहा है। जैसे हो सकता है कि ऑलरेडी नाम दिया हुआ हो, अगर नहीं दिया हो तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, जैसे कि बाय रमन सिंह यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस आर्टिकल में, मतलब आर्टिकल को ऐसे लिखा जाता है ना कि पहले वाले पैराग्राफ में उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, नेक्स्ट बारे में उसके एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज, कॉज, इफेक्ट, ये सब, और लास्ट में कि हम इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो और मतलब हमारा ओपिनियन क्या है इस टॉपिक को लेकर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई बॉक्स नहीं बनता, ये एज इट इज ही लिखा जाता है। इट इज वेल सेड दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स टैक अ डल बॉय। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम सिर्फ काम करते रहें तो हमारा जीवन बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। आउटडोर गेम्स नॉट ओनली मेक अस फिजिकली फिट बट ऑल्सो इट डेवलप्स आवर मेंटल हेल्थ। जो आउटडोर गेम्स होते हैं, बाहर जाके खेलना, सिर्फ हमें फिजिकली फिट ही नहीं बनाता बल्कि हमें मेंटली भी फिट, हमारे मेंटल हेल्थ को भी डेवलप करता है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स डेवलप अवर कंसंट्रेशन पावर एंड बिल्ड अवर पर्सनालिटीज। जो गेम्स होते हैं वो हमारे कंसंट्रेशन पावर को डेवलप करता है और हमारी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। अनलकीली द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया रिमेन अनअप्रिशिएटेड। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में स्पोर्ट्स की इतनी वैल्यू है नहीं, उसे इतना अप्रिसिएशन मिलता नहीं है। गेम्स एंड इट्स lovers are regarded in inferior light that academically inclined persons। और जिन लोगों को गेम्स पसंद होता है ना, उन्हें भी एकेडमिक्स में लगा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि एकेडमिक्स में अच्छा करना ही अच्छा होता है। द नेशनल स्पिरिट ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ फॉर रीबर्स्ट एंड हेल्दी आउटडोर गेम्स इज थस डिक्लाइंड। और इसीलिए जो नेशनल स्पिरिट है बच्चों का हेल्दी रहने का, बाहर खेलने की वजह से, वो खत्म हो जाता है। थर्स फ्यू चिल्ड्रंस आर फैसिनेटेड टू मेक अ करियर इन स्पोर्ट्स। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं और फैसिनेटेड होते हैं अपने करियर को बनाने के लिए स्पोर्ट्स में। देयर एटीट्यूड इन अवर्स हैज रिसेंटली टेकन a beating in raw Olympics where our performances left much and to be desired। और उनका ये जो एटीट्यूड है ना कि हम, मुझे यही करना है, उसकी वजह से हमें बहुत सारी ओलंपिक्स में हमने बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीते हैं इंडिया की तरफ से। द मोर स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंकरेज टू प्ले द स्पोर्ट
एंड देयर चॉइस। तो बहुत सारे बच्चों को वो मौका भी मिलता है और इंकरेज करा जा रहा है आजकल कि आपको जो स्पोर्ट्स पसंद है आप उसे खेलो। मोर ओवर टैलेंट शुड बी स्पॉटेड, और ज्यादातर टैलेंट ही देखा जाता है एट द लेवल ऑफ स्कूलिंग। स्कूल के लेवल पे तो टैलेंट ही देखा जाता है कि बच्चे के अंदर क्या है, टैलेंट है। एंड नेचर रेगुलरली विद द बेस्ट फैकल्टी एंड ट्रेनिंग पॉसिबल, और उस बच्चे को बेस्ट फैसिलिटीज दी जाती हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। Parents are also needed to praise the value of games and sports for personality development। जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं, उन्हें भी समझनी चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस की, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है गेम की हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो चैनलाइज मोर फंड्स टू डेवलप द नेचर स्पोर्ट्स टैलेंट। और गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा इस चीज पे काम करना चाहिए, इस चीज पे पैसा लगाना चाहिए कि हम स्पोर्ट्स टैलेंट को और डेवलप कर सकें। ऑल द टीनेजर्स हैव अ ड्रीम टू गेट समथिंग इन देयर लाइफ। हर टीनेजर का ड्रीम होता है उसके जीवन में कुछ पाने का, बट दे आर गोइंग टू बिकम टुमारो डिपेंड ऑन व्हाट द यूथ ड्रीम टुडे। और उनका जो आज है वो, उनका जो कल है वो आज पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प्स टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट विद विच टीचर टू टेक अ विक्ट्री और डिफीट इन सम स्पिरिट्स। ये जो गेम है ना वो एक माइंडसेट बनाता है जीतने का। आवर कंट्री नीड अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ हाई क्वालिटी स्पोर्ट्समैन एंड प्लेयर्स। हमारी कंट्री को बहुत बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी स्पोर्ट्समैन की जरूरत है जो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर सके अलग अलग बाहर के देशों में और वहां के इवेंट्स में। वी मस्ट प्रमोट गेम एंड स्पोर्ट्स टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सा था। नेक्स्ट है कि हाँ, यहाँ पे जैसे नाम दिया हुआ है, पिछले वाले में नाम नहीं दिया था, यहाँ पे सोनिया निगम नाम दिया है। वाइल वॉचिंग अ न्यूज चैनल कवरिंग अ रैली ऑफ ग्रीन पीस एक्टिविस्ट, हमें एक आर्टिकल लिखना है जिसका टॉपिक है इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ। तो यहाँ पे सेम हमने टॉपिक डाला, उसके बाद नाम लिखा बाय सोनिया निगम। द अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ एक ऐसे ही प्लैनेट है, एक वही है जिसके अंदर लाइफ है। द अर्थ हैज ऑल सच थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। और अर्थ पे वो सारी चीजें हैं जो एक इंसान को जीने के लिए चाहिए। वाटर, एयर, ऑक्सीजन जो भी है। द अर्थ टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिश द सोर्स दैट वी टेक अवे फ्रॉम इट। और अर्थ को ना अपने रिसोर्सेज को रिप्लेनिश यानी फिर से बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है जो हम उनसे ले लेते हैं। एंड वी एक्सप्लॉइट दिस रिसोर्सेज मोर क्विकली देन इट रिप्लेनिश देम। और हम इन चीजों का यूज बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी खराब कर देते हैं, जितना उन्हें बनने में उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बाय डूइंग सच वी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स बाय ओन जनरेशन टू कम। और ये सब करके ना हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं। टुडे पीपल कंप्लेन ऑफ स्कॉचिंग हीट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड इल हेल्थ। आजकल लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि कितनी गर्मी हो गई है, उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है और उनकी तबीयत खराब खराब है। इट इज द टाइम वी पॉज एंड कंसीडर द कॉज ऑफ लाइंग बिहाइंड। और ये टाइम है कि हम रुकें और ये सोचें कि इस सब चीजों के पीछे की वजह क्या है। ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज्यादा बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जो इंडस्ट्रीज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ गिफ्ट ऑफ गैपलिंग पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन हम बढ़ा रहे हैं इसकी वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अनप्लैन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिना सोचे समझे इंडस्ट्रीज बनाना, माइनिंग, इंडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना और यूटिलाइज मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस हैव एडेड टू द प्रॉब्लम। और जैसे जो चीजें एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती हैं उनकी जगह बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन करना। एमिशन ऑफ पॉइजनस स्मोक एंड hazardous गैसेस, और जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। एंड द इंडस्ट्रीज वेस्ट हैव एडेड टू द इम्प्योरिटी ऑफ एयर। और जो इंडस्ट्रीज है उनकी वजह से हमारी एयर भी बहुत ज्यादा इम्प्योर हो चुकी है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, और इन चीजों के दौरान, इस सिचुएशन के अंडर बहुत ज्यादा एसेंशियल है कि हम अवेयरनेस फैलाएं अमंग क्लीन एंड अवेयरनेस अमंग क्लीन एंड प्योर, ताकि सबके अराउंड ये पहुंचे कि हमें अपनी एयर को क्लीन और प्योर रखना है। ऑल द पीपल टू कीप एनवायरमेंट वैकेंट स्पेसेस में बी यूज्ड फॉर एफोस्टेशन। और सारे लोगों को ये बताएं कि जितनी भी खाली चीजें हैं वहां पे हम एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। बिसाइड कार पूल्स मस्ट बी इंकरेज मेड सो दैट द एमिशन लेवल में डिक्रीज। और लोग अभी इतनी ज्यादा गाड़ी खरीदते हैं, मतलब जैसे अगर एक फैमिली में इतनी सारी गाड़ियां हैं जबकि जरूरत भी नहीं है, जिसकी वजह से कितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सॉरी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। द लेसर द व्हीकल द लेसर द स्मोक। जितना कम व्हीकल होगा ना उतना कम ही धुआं और ये जो पॉल्यूशन है वो
कम होगा। पीपल शुड फॉलो द 3 आर स्पेशली फॉर पेपर्स। और ये जो हम किसी भी चीज का यूज करके बस फेंक देते हैं, उसे हमें नहीं करना चाहिए, हमें 3 आर्स का यूज करना चाहिए, विच इज रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। उनका वापस से कुछ बना के और उनका यूज करना चाहिए। वी कैन अरेंज एंड वॉक टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। हम लोगों में पब्लिक अवेयरनेस फैला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हम एनवायरनमेंट को कैसे बचाएंगे, और लोगों को इंकरेज करना है टू डू ऑल दे कैन डू टू सेव द अर्थ, ताकि वो लोग अपनी कोशिशें कर सके अर्थ को बचाने के लिए। तो ये आर्टिकल 2 ही थे और वो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा राइटिंग सेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, रिपोर्ट राइटिंग। तो कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं रिपोर्ट राइटिंग में, कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है ना, वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, कि मैंने ऐसा देखा था, ऐसा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मेट भी साथ साथ बताती जाऊंगी और हम इसको समझेंगे भी। तो यू हैव विटनेस्ड अ एक्सीडेंट, तो आपने एक एक्सीडेंट देखा है। राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट, तो आपको रिपोर्ट लिखनी है एक न्यूज़पेपर के लिए उस एक्सीडेंट के बारे में। और किन किन चीज़ों का आपको यूज़ करना है, कि वो वेयर कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या लोग इन्वॉल्व थे, व्हीकल इन्वॉल्व था, कोई गाड़ी इन्वॉल्व थी, लोगों की कोई लॉस हुआ या फिर प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, उस एक्सीडेंट का सीन क्या था, डिटेल में आप सबको चीज़ों को बताना है। और वहां पे पुलिस का रोल भी क्या था। तो पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें मैंने ना बॉक्स नहीं बनाया क्योंकि इसमें बन नहीं पाया। रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इन तीनों में बॉक्स बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बॉक्स में, और बॉक्स के सेंटर में आपको टॉपिक लिखने हैं, विटनेस्ड एंड एक्सीडेंट। उसके बाद नीचे लिखना है रिपोर्टेड, आपको अपना नाम या फिर कोई अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो आप क्वेश्चन वाला नाम भी लिख सकते हैं। रिपोर्टेड बाय राहुल मैंने लिखा है। यहाँ पे ये एक्सीडेंट कहाँ गया है, तो न्यू दिल्ली मैंने लिखा हुआ है, और डेट लिखना है यहाँ पे। अब बॉडी देखते हैं। द एक्सीडेंट अकर्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द मेन स्ट्रीट ऑफ एल्म एल्म एवेन्यू ऑफ द हार्ट ऑफ द सिटी। तो ये एक्सीडेंट हुआ था मेन स्ट्रीट पे, मतलब एक सीट के मतलब सिटी के बीचों बीच। द इंसिडेंट टुक प्लेस यस्टरडे, और ये इंसिडेंट कल हुआ था। मैंने बताया ना कि आपको पास्ट टेंस में चीजें लिखनी है। आफ्टरनून हुआ था 3 बजे। और डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट अनफोल्डेड व्हेन द स्पीडिंग ट्रक कॉइल्ड हेड ऑन विद द पैसेंजर कार एट अ बिजी इंटरसेक्शन। तो रोड पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, और ये डिवास्टेटिंग, इतना डेंजरस सा एक्सीडेंट हुआ जब एक ट्रक जो स्पीड में जा रही थी उसने एक कार के साथ भिड़ गई। द इम्पैक्ट ऑफ द कोलिजन वॉज इमेंस, और ये जो कोलिजन हुआ, ये जो टकराव हुआ, वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लाया, जिससे डैमेज भी बहुत हुआ दोनों व्हीकल्स को और वहां के आसपास की जितनी भी चीजें थी उनको, नियर बाय स्ट्रक्चर को। और ट्रेजिकली देयर वॉज कंसोलिटिंग इन्वॉल्व विथ 2 इंडिविजुअल कंसोलिंग देयर लाइव्स। और वहां पर ऑन द स्पॉट 2 लोगों की डेथ भी हो गई। एडिशनली सेवरल अदर सस्टेन्ड सीरियस इंजरीज वर रश्ड बाय द नियर बाय हॉस्पिटल टू। और कुछ लोग जिनको थोड़ी बहुत इंजरी आई थी उनको जल्दी से लेकर हॉस्पिटल जाया गया आसपास के। द सीन ऑफ द एक्सीडेंट वॉज क्योटिक, वहां के सीन बहुत ही डेंजरस और क्योटिक था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। विद इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स वर्किंग टायरलेसली टू अटेंड द विक्टिम टू क्लियर द रैकेज। वहां पे जो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स थे उन्होंने बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत सारे एफर्ट्स लगा के वहां पे चीजों को क्लीन किया और विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाया, सारा काम किया। द इंसिडेंट हैज लेफ्ट द कम्युनिटी इन शॉक, और वहां के आसपास लोग जो थे वो बिल्कुल शॉक हो गए इस एक्सीडेंट को देखकर। मॉर्निंग मॉर्निंग ओवर द लॉस ऑफ लाइफ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डैमेज। मॉर्निंग मतलब दुख, दुख मनाना होता है, आप यहाँ पे सैडनेस भी लिख सकते हो। देखो, मैं इस मैं जितने भी शब्द बता रही हूँ और आपको बहुत वो लग रहा है कि बहुत यार याद नहीं हो पाएगा, तो आप सिंपल वर्ड्स लिख लो। ठीक है, वहां पे जो प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ था, लोगों का डैमेज हुआ था, लाइफ का डैमेज हुआ था, उससे लेकर वहां के लोग बहुत ज्यादा शॉक में थे और सैड भी थे। अथॉरिटीज आर करंटली इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। तो अभी जो है अथॉरिटीज जो है अभी वहां के कॉज क्या था उस एक्सीडेंट का, कि क्यों हो गया वो एक्सीडेंट, इस बारे में पता लगा रहा है, ताकि वो आगे की होने वाली ट्रेजेडीज को रोक सके। राइट। नेक्स्ट है कि लास्ट मंडे यू वेंट टू अ हॉस्पिटल। तो लास्ट मंडे आप हॉस्पिटल गए और आपने वहां पे अपने, क्योंकि आपको अपने दोस्त को देखना था। यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट प्रोड्यूस अ स्मॉल राइट अप ऑन द विजिट टू हॉस्पिटल। तो आपको यहाँ पे एक रिमोट रिपोर्ट तैयार करनी है। अब विजिट टू हॉस्पिटल, जब आप हॉस्पिटल में गए तो आपने क्या क्या देखा। पहला आपको यूज करना है रजिस्ट्रेशन काउंटर, पीपल इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर रूम, सर्जिकल वार्ड्स, नर्स अटेंडिंग द पेशेंट्स, मेडिकल वार्ड, पेशेंट लाइंग ऑन देयर बेड्स, फ्रेंड्स एंड हिज हेल्थ।
इन सब चीजों को आपको यहाँ पे कवर करना है। यहाँ पे एक और चीज फिर से रिपीट कर रही हूँ, बॉक्स बनेगा, सेंटर में टॉपिक का नाम आएगा, उसके बाद रिपोर्ट किसने लिखी है, रिपोर्टेड बाय सुमित, सुमित ने लिखी है। उसके बाद यहाँ साइड में जगह का नाम आएगा, कहाँ की है, और डेट। द विजिट ऑफ हॉस्पिटल लास्ट मंडे अनवेल द टेक्सटी ऑफ द इमोशंस। तो जब लास्ट मंडे मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ बहुत सारे इमोशंस दिख रहे थे मुझे, और बहुत सारी एक्टिविटीज भी वहाँ पे हो रही थी। एट द टाइम, एट द रजिस्ट्रेशन काउंटर द ऑर्केस्ट्रा ऑफ पेपर वर्क एंड क्वेरीज प्लेड आउट। रजिस्ट्रेशन काउंटर जो होता है वहां पे बहुत सारा पेपर वर्क चल रहा था, और सारे सारे लोगों की चीजों को देखा जा रहा था। द स्टाफ नेविगेटिंग थ्रू द वेव्स ऑफ इनकमिंग पेशेंट विद रिमार्केबल पेशेंस। तो जैसे जैसे वहां पर जो वहां के जो स्टाफ थे, और वो लोग सारे पेशेंट को देख रहे थे, पेशेंट की जो भीड़ थी उन सबको हैंडल कर रहे थे बहुत ही आसानी से। आउटसाइड द डॉक्टर्स रूम द मोजाइक ऑफ वर्ried फेसेस एंड होपफुल गेज पेंटेड ऑन द सीन। और डॉक्टर्स रूम के बाहर जो लोगों के चेहरे पर लोग खड़े थे, और लोगों के चेहरे पर बहुत ज्यादा चिंता थी, और उनकी निगाहें बहुत चिंतित दिख रही थी, है ना, टेंशन में दिख रही थी। ईच पर्सन नेरेटिव साइलेंटली अनफोल्डेड वाइट अवेटिंग देयर टर्न्स। सब लोग बहुत ही शांति से वहां बैठे हुए थे, ये सोच रहे थे कि मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। अ ब्लेंड ऑफ अप्रिहेंशन एंड एंटिसिपेशन। उनके चेहरे पर एक उम्मीद और चिंता का ब्लेंड दिख रहा था, मिश्रण दिख रहा था उनके चेहरे पे। द सर्जिकल वर्ड hummed विथ फोकस्ड एनर्जी। जो सर्जिकल वर्ड था, वहां पे काम एकदम फोकस एनर्जी से काम चल रहा था। अ सिम्फोनी ऑफ प्रेसिजन एंड केयर एज अ मेडिकल प्रोफेशनल। और वहाँ के जो मेडिकल प्रोफेशनल थे वो बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे थे। देयर एक्सपर्टीज बिकॉन अ होप। और उनके जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है ना, वो ये होप दिला रही थी वहाँ के लोगों की कि हाँ, हम ठीक हो जाएंगे। एडमिस्ट इट ऑल, इन सब के बीच, नर्स मूव विद ग्रेस एंड एफिशिएंसी। नर्स जो थी वो इधर उधर मूव कर रही थी, बहुत ही ग्रेस दिख रहा था उनके चेहरे पर, ऊर्जा एनर्जी दिख रही थी। और वो अटेंडिंग द नीड ऑफ ब्लेंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड कंपेंशन। उन्होंने सारी चीजें अच्छे से वहां पे संभाली थी। ऐसा लग रहा था कि वो हॉस्पिटल की हार्ट बीट है, क्योंकि डॉक्टर्स तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन बाकी का चीजें यहाँ से वो लाना, इस पेशेंट को देखना, उस पेशेंट को देखना, ये सब नर्स कर रही थी। इन द मेडिकल वार्ड, अ टेब्ल्यू ऑफ रिलायंस इमर्ज्ड। मेडिकल वार्ड में धैर्य और सहनशीलता का दृश्य दिख रहा था। धैर्य और सहनशीलता, रिसेम्बलेंस मतलब होता है सहनशीलता, यानी पेशेंस दिख रहा था। पेशेंट जो थे वो रेस्ट कर रहे थे बेड पे। और टेस्टामेंट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड डेडिकेशन ऑफ द मेडिकल फेटर्निटी। और इस विश्वास के साथ कि वो लोग ठीक हो जाएंगे। ईच बेड हेल्ड अ स्टोरी। हर एक बेड जो है जहाँ पे लेटे हुए हैं सारे पेशेंट्स, वो एक स्टोरी बताती है उनकी जर्नी की, कि वो कैसे कैसे ठीक हुए। उनकी होप की कि उन्हें क्या होप था कि हमारा इलाज हो रहा है तो हम ठीक हो जाएंगे। एमिड्स द स्टेराइल येट कंफर्टिंग एनवायरनमेंट ऑफ केयर। और उस अस्पताल में बहुत ही साफ सुथरा माहौल था, और बहुत ही देखभाल का माहौल भी था। वहां पे लोगों की बहुत ज्यादा देखभाल हो रही थी। तो ये जो है सुमित, ये इसने पूरा अपना बताया है कि वहाँ क्या क्या चीजें थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा रणधीर या राधा, आप लड़का लड़की जो भी आप लिख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइप में। आपने एक एक्सीडेंट देखा है, फायर एक्सीडेंट, तो उसके बारे में आपको बताना है, और भोपाल में। हाँ। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द आउटपुट। अब ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, कहाँ पे हुआ है, सेंट्रल मार्केट में हुआ है। सेंसिटिव गोडाउन, ऐसे वर्ड यूज करना है। शॉप्स, प्लास्टिक गुड्स, शॉर्ट सर्किट, ये सारी चीजें जो दी हैं यहाँ पे, उन सबको आपको यूज करना है इस रिपोर्ट राइटिंग में। तो बॉक्स में बनेगा, रिपीट कर रही हूँ, और फायर एक्सीडेंट टॉपिक डलेगा। उसके बाद किसने लिखा है, रिपोर्टेड बाय राधा। राधा लिख रही है तो राधा लिखेंगी। उसके बाद यहाँ साइड में आएगा जगह का नाम, कहाँ पे हुआ था, सिटी का नाम, और डेट। A devastating fire broke out last night in the central market. रिपीटिंग अगेन कि जो रिपोर्ट होता है वो पास्ट टेंस में होता है। तो ये लिख रही हैं कि लास्ट नाइट को एक बहुत ही डिवास्टेटिंग सा फायर आया। द फायर वॉज नोटिस एट अबाउट 10 बजे। 10 बजे ये फायर को नोटिस किया गया। एंड इन नो टाइम इट एनगल्फ द होल मार्केट। और बिल्कुल यूं ही, मतलब एकदम सेकेंड्स में ये पूरे मार्केट में फैल गया। दिस रिपोर्टर हैपन टू पास दैट वे एंड वंस एंग अप द फायर ब्रिगेड। तो वहां से होपफुली, और एक बहुत अच्छी किस्मत है कि वहां से एक रिपोर्टर पास हो रहा था, और उसने जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया। और फायर ब्रिगेड भी है वो बहुत ही जल्दी आ गई, बट सून सम टाइम टू लोकेट द वाटर हाइड्रेंट्स। लेकिन उन्हें वाटर हाइड्रेंट को ढूंढने में बहुत ज्यादा थोड़ा टाइम लग गया। इन द मीन टाइम द फायर हैड बिकम मोर डेंजरस। और उसी टाइम में जब वो लोग ढूंढ रहे थे तो जो फायर है वो और ज्यादा
डेंजरस बन गया, खतरनाक बन गया। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड देयर, बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हुए। एंड ईच ट्राइड इन हिज ओन वे टू पुट आउट द फायर, और सब अपने अपनी कोशिश ये करने लगे कि वो लोग जो फायर है उसको कम कर सके। द थ्रू बकेट्स ऑफ वाटर ऑन द रेजिंग फ्लेम, जो फ्लेम्स उठ रही थी, आग के जो लपटें थी उस पर वो लोग पानी डाल रहे थे बाल्टी से। बट इट वॉज नॉट सो मच यूज, लेकिन उसका ज्यादा काम आया नहीं। लास्ट में द फायर ब्रिगेड सेट टू वर्क, फायर ब्रिगेड अपने ने अपना काम किया। एंड आफ्टर कंटिन्यूस स्प्रेइंग और वाटर, और कंटिन्यू 2 घंटे तक वहां पे पानी स्प्रे किया गया उस सेंट्रल मार्केट में, तो फायर है वो कंट्रोल में आए। मोर शॉप्स वर completely destroyed in this fire, ज्यादातर जो दुकानें थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द डैमेज इज एस्टिमेटेड टू बी मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ का डैमेज हो चुका था उस मार्केट का। मे कॉज ऑफ द फायर इज बिलीव टू बी अ शॉर्ट सर्किट, और कॉज ये बताया जा रहा था कि वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, इस वजह से फायर आई थी। लकीली देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ, और लकीली वहां पर कोई इंसान मरा नहीं था, बस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। ठीक है, तो आपको सारी चीजें याद रखनी है कि हमेशा बॉक्स में बनता है रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे हेडिंग डलती है, उसके नीचे लिखते हैं कि कौन रिपोर्ट लिख रहा है, यहाँ पर जगह का नाम आता है, उसके नीचे डेट आती है। ठीक है, सो ये वाला यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे राइटिंग सेक्शन का नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है लेटर्स। ठीक है, लेटर्स दो आते हैं, दो इन द सेंस ऑप्शन में आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, हर बार आता ही आता है। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे रिपोर्ट आर्टिकल इनमें हो सकता है कि थोड़े ऑप्शंस आ जाए, बट लेटर तो आना ही आना है। तो पहला क्वेश्चन, इसमें मैं आपको साथ साथ फॉर्मेट भी बताती जाऊंगी। पहला क्वेश्चन पूछा है कि राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को हमें एक लेटर लिखना है। अब लेटर क्यों लिखना है पढ़ते हैं आगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, तो आपके एरिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहाँ की जो फैसिलिटीज हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और फंक्शन भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, चीजें गंदी हैं ये सब। पहले तो आपको अपना एड्रेस डालना है। देखो, दो तरह के लेटर्स होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। ठीक है, जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें पहले अपना एड्रेस आता है, फिर डेट आता है, और फिर जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस आता है। ठीक है, और मैं जो इनफॉर्मल लेटर है वो बाद में बताऊंगी। तो पहले हमने अपना एड्रेस लिखा, डेट लिखी, और हम कहाँ भेज रहे हैं, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को, भोपाल मध्य प्रदेश, उनका भी हमें एड्रेस लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। सब्जेक्ट ये है कि मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल भोपाल। आपने अभी बचपन में मतलब फिफ्थ सिक्स से ही आने लगता है यार लेटर तो, लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर लीव, बस वही सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे लिखना होता है कि हम क्यों लिख रहे हैं लेटर को। क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम बॉडी में लिखेंगे, सर आई बैक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो ये हम लिख रहे हैं, वो ये हम ये कह रहे हैं उनसे कि प्लीज आप अपना अटेंशन लाइए हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, हमारे एरिया के, जिनकी फैसिलिटीज और मेल फंक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, कमी है कुछ। देयर ओनली टू टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर टैप्स विच आर इनसफिशिएंट, हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ दो ही वाटर टैप्स हैं जो इंसफिशिएंट पड़ रहे हैं, लोगों के लिए कम पड़ रहा है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट हैव टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम स्टोर्ड इन अ टैंक्स फॉर डेज टुगेदर, कुछ लोगों को, जो लोग हैं वहाँ पे, जो पेशेंट्स हैं वहाँ पे, उनको बहुत पुराना पानी जो स्टोर करके रखा हुआ है वो पीना पड़ता है। टॉयलेट जो है वो भी साफ नहीं है, ज्यादातर साफ नहीं रहता। आई शेल बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड लुक इनटू द मैटर्स, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा आपका अगर आप इस मैटर को देखें और ठीक करें। और योर्स फेथफुली हिमांशु ठाकुर, ये लेटर लिखा है हिमांशु ठाकुर ने। देखो, यहाँ पे ना किसी हॉस्पिटल का नाम लिखा है, ना एड्रेस लिखा है। ठीक है, और ना जो इंसान लिख रहा है उसका नाम दिया गया है, तो आप अपने मर्जी से लिखेंगे, बस अपना नाम नहीं लिखना है। राइट, कुछ भी लिख देना, यहाँ पे एक्स वाई जेड डाल के भी आ जाओगे ना तो भी ठीक है। नेक्स्ट है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग एनडीए एग्जाम। तो यहाँ पर ये है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ एक चीज आती है, वो आती है सेंटर का एड्रेस। ठीक है, राइट, हमने अपना एड्रेस लिखा, उसके बाद लिखेंगे 12 जुलाई 2024, डेट लिखा। और अब हम, जैसे कि देखो एक और चीज, अगर तुम ऐसे इंसान को लिख रहे हो ना लेटर, जो तुम्हारा जो तुम्हारा दोस्त है, उसको तुम डियर बोल सकते हो, है ना। लेकिन जो हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना किसी मैम को, रिस्पेक्टेड को,
उनको तुम्हें वो लिखना है, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टेड लिखना है। और तुम रिस्पेक्टेड नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, लेकिन डियर वियर मत लगाना, ठीक है? डियर बिल्कुल बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है। आपको डियर तभी लगाना है जब आपका दोस्त हो, कोई आपके जान पहचान का हो, आपका रिलेटिव हो, राइट? ये सिर्फ इनफॉर्मल लेटर में ही आता है। हम लिखेंगे आई होप यू आर डूइंग वेल, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम खुश होगे और ठीक ठीक होगे। आई एम राइटिंग टू गिव यू अ क्विक टिप फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। तो मैं ये लेटर जो है वो लिखना चाह रहा हूँ तुम्हें इसलिए, क्योंकि ना मैं तुम्हें क्विक से टिप देना चाहूंगा तुम्हारे एनडीए एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। मेक श्योर टू फोकस ऑन इंग्लिश फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन। तो जो ये है ना गौरव, कृष्णा वो ये कह रहा है गौरव से कि तुम ना इंग्लिश पे के कंपैरिजन, सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन पे फोकस करना, क्योंकि उसमें ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। मैथमेटिक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैथमेटिक्स पे फोकस करना। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स पे फोकस करना, रीजनिंग पे फोकस करना, लॉजिकल थिंकिंग के लिए, और रेगुलर प्रैक्टिस करना इन सब क्वेश्चंस की, और इससे तुम अपने सक्सेस को पालोगे, ठीक है? देन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कीप वर्किंग हार्ड एंड श्योर यू विल डू ग्रेट, गुड लक। गुड लक बोला, उसके बाद योर लविंगली। जैसे देखो, अगर तुम फॉर्मल लेटर लिख रहे हो ना किसी टीचर को या किसी कलेक्टर को, तो तुम लिखोगे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, है ना? लेकिन यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारा दोस्त, योर बेस्ट फ्रेंड, योर लविंगली, है ना? और यहाँ पे अपना नाम लिखना है कृष्णा, ठीक है? इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि तुम अपने दोस्त को एडवाइस दो एनडी की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी इनफॉर्मल लेटर है। तो हमें लिखना है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू हिज फैमिली। तो आप अपने दोस्त को लेटर लिखो, आप उसको इनवाइट कर रहे हो अपने बहन की शादी में। तो यहाँ पे सेंटर का एड्रेस लिखा, खुद का एड्रेस डालना है यहाँ पे, और फिर डेट आएगी, उसके बाद आएगा डियर राकेश। यहाँ पे डियर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम अपने जान पहचान वाले लोगों को भेज रहे हैं, हम अपने दोस्त को भेज रहे हैं। दिस लेटर विल फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। और तो मतलब ये देखो, ये बस ये कहना चाहता है, देखो बोलने के ना बहुत तरीके होते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल, आशा करता हूँ कि तुम खुश होगे, और हो सकता है कि जब तुम्हारे पास ये लेटर पहुंचे तो तुम हेल्दी हो, यही सब लिखा है। ठीक है, अपने मर्जी से आपको फ्रेम कर करके लिखना है, एकदम निर्भर नहीं होना इस पे, है ना? आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 2 फरवरी। तो जो लेटर में ये लिखा है कि मैं बहुत खुश हूँ ये तुम्हें ये बताते हुए कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। कब होने वाली है? तो इसी 2 फरवरी को होने वाली है। आई एम सेंडिंग यू एन इनविटेशन कार्ड। और मैं तुम्हें, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो प्लीज ये गलती मत करना, है ना? ये 21 आएगा यहाँ पे, ठीक है? 21 लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि देखो हम, मैंने जब ये बनाया है तभी 24 में था, और ये 21 लिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो डेट, तुमने यहाँ पिछले नहीं जाना है, तुमने प्रेजेंट का ही लिखना है, ठीक है? तो अगर तुम मान लो तुम्हारा 15 मार्च को पेपर है 2025 में, तो तुम यहाँ पे 15 मार्च लिखोगे और थोड़ी आगे की डेट यहाँ लिख दोगे, ठीक है? आई एम सेंडिंग यू एन इनविटेशन कार्ड ऑल्सो, मैं तुम्हें इनविटेशन कार्ड भी भेज रहा हूँ। प्लीज कम टू पार्टिसिपेट इन द सेरेमनी विद योर फैमिली। तो प्लीज आओ और इस सेरेमनी में हमारे साथ रहो, हमारी फैमिली के साथ रहो। और मैं तुम्हारा बहुत ही एंक्शसली वेट कर रहा हूँ तुम्हारे अराइवल के लिए। तो योर सिंसियरली राम। ओके? तो प्लीज ये जो डेट वाली बात है ना, देखो मुझे दिख गया इसलिए, वरना ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, लॉजिकल है, सेंसिबल है ये चीज, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन है कि यू आर अभिषेक सक्सेना, तुम अभिषेक सक्सेना हो, देखो यहाँ पे नाम दे दिया। तुम कहाँ रहते हो? 54 डीआईजी कॉलोनी इंदौर में। तुम्हें लेटर लिखना है एक एडिटर को न्यूज़पेपर के, इस बात की कंप्लेन करते हुए जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है तुम्हारे लोकेलिटी में लाउड स्पीकर की वजह से, ठीक है? आपने सेंटर एड्रेस लिखा, सेंटर एड्रेस दिया हुआ है, डेट लिखा, उसके बाद द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया 205 राहुल नगर इंदौर। सब्जेक्ट ये लिखना है कंप्लेंट अबाउट लाउड स्पीकर न्यूसेंस इन डीआईजी कॉलोनी सर एंड मैडम। अब हमें नहीं पता ना कौन बैठा है वहां पे। Then I am writing to bring your attention the growing problem in our loudspeaker noise in our locality। तो मैं ये लेटर आपको इसलिए लिख रहा हूँ, अपने मेरे एरिया में जो लाउड स्पीकर और नॉइज की वजह से दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए। डीआईजी कॉलोनी में द एक्सेसिव एंड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ लाउड स्पीकर, मतलब बहुत ज्यादा जो स्पीकर का यूज हो रहा है स्पेशली ड्यूरिंग लेट आवर्स, स्पेशली तब जब बहुत रात हो चुकी होती है, कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन द रेजिस्टेंस। तो बहुत ज्यादा रेसिडेंट में, हमारी जगह पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस कॉज होता है। दिस नॉइज पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग अवर डेली लाइफ। और ये जो नॉइज पॉल्यूशन है वो हमारी आम जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है। देखो जैसे तुम यहाँ रह रहे हो और बहुत ज्यादा नॉइजेस हो रही है, तो तुम पढ़ाई कैसे करोगे? ठीक है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, पर अगर रोज देर रात तक तुमने देर रात तक ही पढ़ना है और वो गाने चला रहे हैं तो कैसे पढ़ पाओगे? तो वही बस लिख रहा है मेकिंग इट्स डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू स्टडी।
देखो आ गई ना बात पढ़ाई वाली। एंड फॉर एवरीवन टू गेट अ पीसफुल नाइट स्लीप, और लोग सोते हैं यार रात में, मतलब कितने अच्छे से शांति से, और गाना चलाए जा रहे हैं ये लोग। डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट्स, बहुत बार कंप्लेंट कर चुका हूं मैं, कोई किसी ने एक्शन नहीं लिखा, अथॉरिटीज की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू इन योर न्यूज पेपर। तो देखो इसने क्या किया है ना, इसने पहले अथॉरिटीज के पास बात पहुंचाई, और जब उसकी बात नहीं मानी गई तो उसने क्या किया है, वो न्यूज पेपर में ये चीज को लिख रहा है, लिखवाने के लिए दे रहा है। सो दैट इज द कंसर्न अथॉरिटी टेक इमीडिएट स्टेप टू रेगुलेट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड इंस्टॉल पीस ऑन एन एरिया। तो इससे क्या होगा कि अथॉरिटीज तक बात पहुंचेगी, और हमारी जो ये प्रॉब्लम है जल्दी से सॉल्व होगा, ताकि हमारे रेजिडेंट में थोड़ी सी शांति होगी। उसके बाद थैंक यू बोलना है, योर फेथफुली बोलना है, और अपना नाम लिखना है अभिषेक सक्सेना, जो ऊपर पे दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया ना अभिषेक सक्सेना, कुछ भी मत लिख देना। फिफ्थ क्वेश्चन है कि यू आर अनुज दुबे, तुम अनुज दुबे हो। तुम्हें लेटर लिखना है अपने दोस्त को, अपने एक्साइटिंग क्रिकेट मैच के बारे में बताते हुए, जो तुम जीत गए, ठीक है। पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सेंडर एड्रेस मतलब खुद का एड्रेस लिखना होता है यहाँ पे। डियर अजय, यहाँ डियर लिख रहे हैं क्योंकि हमारे दोस्त के बोल रहे हैं। आई एम फाइन यार एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ पे खुश हूँ, ठीक हूँ, और मैं ये भी सोचता हूँ कि तुम भी वहां पे ठीक होगे। टुडे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट एन एक्साइटिंग क्रिकेट मैच दैट टुक प्लेस बिटवीन आवर स्कूल टीम एंड अनदर स्कूल टीम। तो मैं ना तुम्हें लेटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें बताना है अपने क्रिकेट मैच के बारे में, जो मेरे स्कूल के बीच और एक और स्कूल के बीच में हुआ था। तो बोथ द टीम्स हैव बीन स्ट्रगलिंग हार्ड टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, तो हम दोनों ने ही बहुत मेहनत की है, दोनों टीम्स ने ही बहुत मेहनत की थी फाइनल्स तक पहुंचने के लिए। एंड टुडे वाज अ डे व्हेन फाइनल मैच वाज प्लेड, और आज ही वो दिन था जब फाइनल मैच खेला गया बिटवीन द टीम्स। The other team won the toss and gave us target of 160 runs in 20 overs। तो क्या हुआ ना कि वो ये बता रहा है कि जो सामने वाली टीम है उसने टॉस जीत लिया, और उसने 160 रन मारे 20 ओवर्स पे। वी स्टार्टेड विथ अवर इनिंग, फिर जब हमने हमारा स्टार्ट किया खेलना, तो ऑल दो वी लॉस्ट 3 विकेट सून, तो स्टार्टिंग के जो 3 विकेट है हम बहुत जल्दी हार गए। सून मैनेज टू चेज अप द स्कोर, लेकिन हमने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया कि हम उस स्कोर तक पहुंच जाए, 160 से ज्यादा स्कोर कर पाए। एंड वी वॉन द चैंपियनशिप, और हम चैंपियनशिप को जीत गए हैं। द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स ऑफ द स्कूल कॉन्ग्रेचुलेट अस, और जो प्रिंसिपल और टीचर्स स्कूल के उन्हें हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। और आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल वेन वी मीट, और जब मैं मिलूंगा ना तुमसे तो तुम्हें सारी बातें बताऊंगा डिटेल में। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, और मैं आशा करता हूँ कि मैं तुमसे जल्द ही मिलूं। योर लविंगली अनुज दुबे, ठीक है। सिक्स है यहाँ पे, क्वेश्चन सिक्स। लास्ट मंथ यू बॉट एन डिजिटल कैमरा फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट मंथ तुमने एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से कैमरा खरीदा था जबलपुर के, और तुम्हें अब कुछ दिक्कत आ गई है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो तुम्हें उसके डीलर को लिखना है और अपनी प्रॉब्लम बतानी है, ठीक है। अब ये ऑफिशियल होगा, तो हमने अपना एड्रेस डाला, हाउस नंबर कोटरा सुल्तानाबाद, जबलपुर एमपी, है ना। उसके बाद डेट डालेंगे, फिर कहाँ लिख रहे हैं, एमएस मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जबलपुर, वहां का हमने एड्रेस डाला। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेनिंग अबाउट डिजिटल कैमरा, हमें कंप्लेन करनी है कि हमारा डिजिटल कैमरा में अफेक्ट है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, आई हैव बॉट एन डिजिटल कैमरा फ्रॉम योर शॉप ऑन 15 अप्रैल 2023। मैंने 15 अप्रैल को आपकी शॉप से ही खरीदा है अपना डिजिटल कैमरा, और जिसका रिसिप्ट नंबर 160 है। रिसिप्ट भी होनी चाहिए ना वापस करने के लिए। द कैमरा हैज 1 ईयर वारंटी गारंटी, जो कैमरा था उसकी गारंटी 1 साल की थी। बट इट डेवलप्ड टेक्निकल डिफेक्ट, पर उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ गया, और उसका जो स्विच है वो काम नहीं कर रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट और रिपेयर इट, तो या तो आप उसे रिप्लेस कर दें या उसे रिपेयर कर दें। थैंक यू ऋषभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लास्ट मंथ यू हैव परचेज अ टीवी सेट फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्प विहार बेड़ा घाट। आपने पिछले मंथ ही एक टीवी खरीदा राम इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो कहाँ पे है, बेड़ा घाट में है। इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। और इमेजिन अ फ्यू डिफेक्ट, राइट अ लेटर, और कुछ डिफेक्ट बताते हुए आपको लेटर लिखना है मैनेजर को, और रिपेयर और रिप्लेसमेंट के बारे में पूछना है। आपका नाम यहाँ पे दिया है, अगर आप लड़के हैं तो आप अमर लिखें, अगर लड़की हैं तो आप अमृता लिखें, और ये आपका एड्रेस भी दे दिया। ये हमारा एड्रेस दिया है, सेंटर का एड्रेस है, मतलब मैं, मेरी एड्रेस है। तो मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखा, डेट लिखा, फिर कहाँ भेज रही हूँ मैं इस लेटर को, इस लेटर को भेज रही हूँ मैं मैनेजर के पास, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर राम इलेक्ट्रॉनिक पुष्प विहार बेड़ा घाट। उसके बाद सब्जेक्ट किस लिए, कंप्लीट अबाउट डिफेक्टिव टीवी सेट, टीवी सेट जो मैंने खरीदा है उसमें कुछ डिफेक्ट है, इसलिए मैं लेटर लिख रही हूँ। तो सर और मैडम, आई परचेज अ टीवी सेट फ्रॉम योर स्टोर, मैंने टीवी सेट खरीदा आपके स्टोर से 1 अगस्त 2024 को। बट इट हैज अ सेवरल डिफेक्ट, पर उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए हैं। जो स्क्रीन है वो फ्लिकर कर रही है, देखा है कभी टीवी खराब होती है तो कैसा फ्लिकर करता है, वही वाला। द साउंड इज डिसॉर्टेड विद स्टैटिक नॉइज, और जो साउंड है उसमें नॉइज आ रहा है अजीब सा, और रिमोट कंट्रोल फेल हो रहा है, मतलब रिमोट काम नहीं कर रहा।
एज अ टीवी इज अंडर वारंटी, तो क्योंकि अभी टीवी की वारंटी बाकी है तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ तो रिप्लेसमेंट के लिए जैसे एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, जितना जल्दी आप कर सकें आपके कन्वीनियंस के हिसाब से उतनी जल्दी। और आपको उन्हें थैंक यू बोलना है और अपना नाम लिखना है अमृता। नेक्स्ट है कि राइट यू आर शेखर श्वेता ऑफ 4 बालाजी रोड, आपका नाम दिया है और एड्रेस दिया है, सेंडर एड्रेस दिया है। तो अपने फ्रेंड को लिखना है एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश जनरल एंड नॉलेज फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो अपने दोस्त को ये बताते हुए लेटर लिखना है कि इंग्लिश जनरल नॉलेज और मैथ्स को कैसे पढ़ना है, उसे एडवाइस देनी है। यहाँ पे सेंटर का एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखा, दोस्त का नाम नहीं दिया था लेकिन मेरा नाम दिया था, मैंने डियर आदि लिखा, आदि ना लिखा। आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं आशा करती हूँ कि तुम खुश होगे, अच्छे होगे। यू फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो ना, मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि फोकसिंग ऑन इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, कि तुम इंग्लिश और जनरल नॉलेज पे फोकस करो, इंप्रूविंग योर इंग्लिश स्किल, ताकि तुम्हारी इंग्लिश स्किल्स को इंप्रूव करें विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से, वाइल स्टेइंग अपडेटेड विद करंट इवेंट्स। और तुम जीके का भी रखो कि अभी करंट अफेयर्स क्या चल रहा है ना। और जनरल नॉलेज बहुत जरूरी होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, विद एडिंग जनरल अवेयरनेस सेक्शन, ताकि तुम जनरल अवेयरनेस सेक्शन को भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो लास्ट में हमें बोलना है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, वार्म रिगार्ड्स श्वेता। श्वेता ने ये लेटर लिखा है आदि को, ये बताते हुए कि आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करना है अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि युवा सुनील, आप सुनील हैं जो आप 26 गांधी कॉलोनी उज्जैन में रहते हैं। आपको लेटर लिखना है अपनी फ्रेंड ललित या लीना, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई सा नाम। टेलिंग हिम और हर हाउ यू स्पेंड अ समर वेकेशन, उसे बताना है कि तुमने अपना समर वेकेशन कैसे स्पेंड किया। तो यहाँ पे सेंटर एड्रेस आएगा, दिया हुआ है सेंटर एड्रेस, डेट लिखना है। और डियर ललित और लीना, अब तुम कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ दोनों लिख दिया है। देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि आपको रिसीवर का एड्रेस भी दिया जाता है, सामने वाले इंसान का भी एड्रेस दे दिया जाता है, वो भी इनफॉर्मल लेटर में, तो वो सिर्फ ना गुमराह करने के लिए देते हैं। इनफॉर्मल लेटर में हमें सिर्फ अपना एड्रेस लिखना होता है, सेंटर का एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। आई होप यू आर डूइंग वेल, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगे। आई वॉन्टेड टू शेयर अ क्विक अपडेट अबाउट माई समर वेकेशन, तो मैं ये लेटर लिख रहा हूँ तुम्हें क्विक अपडेट देने के लिए कि मेरी समर वेकेशन कैसे गई। तो आई स्पेंड इट एक्सप्लोरिंग नियर बाय प्लेसेस, मैंने इसे स्पेंड किया नियर बाय प्लेसेस, अपने आसपास की जगह घूमने में, हिस्टोरिक साइट्स घूमने में और इंजॉय करने में, कुछ रिलैक्सिंग डाउनटाउन होम में, और कुछ कुछ मैं बाहर भी घूमा, हिस्टोरिक चीजें भी देखी और घर पे भी रहा। आई ऑल्सो टुक अ शॉर्ट ट्रिप ऑन अ स्पेसिफिक प्लेस, आप देखो जैसे यहाँ पे आप कोई भी जगह लिख सकते हो, स्पेसिफिक प्लेस में अपनी पसंद की कोई भी जगह लिख सकते हो। एंड अटेंड अ समर कोर्स, और एक समर कोर्स भी अटेंड किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इंकरेजिंग लगा, सॉरी एंकरिंग लिखा हुआ है वो, एनरिचिंग। इट वॉज अ नाइस मिक्स ऑफ एडवेंचर, तो मेरे जो समर्स है उसमें एडवेंचर था, लर्निंग थी, रिलैक्सेशन था। तो देखो यार, तुम ना अपना सोच के लिखो, जब भी तुम लिखो कि तुम्हारा समर वेकेशन कैसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो होना तो चाहिए, है ना। हैव यू, हाउ वाज योर समर, समर कैसा रहा तुम्हारा। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग यू सो सून, मैं जल्दी मिलूंगा और तुम्हारे समर के बारे में भी जानना चाहूंगा। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सुनिल। तो देखो जितने भी लेटर्स होते हैं, और इनफॉर्मल तो मेन बता रही हूँ मैं, उसमें ना तुम अपनी चीजें लिख सकते हो। तो अपने दोस्त का लेटर लिखोगे तो तुम क्या चीजें ऐड करोगे उसमें, राइट। 10th क्वेश्चन नंबर 10th है कि राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ अ हेड पोस्ट ऑफिस, तो अपने पोस्ट मास्टर को लेटर लिखना है, हेड पोस्ट ऑफिस के, कंप्लेन करना है पोस्टमैन का अपने एरिया के। यू आर प्रियांशी बात्रा, यहाँ पे नाम दिया है प्रियांशी बात्रा, कहाँ रहती हैं आप, रिसाइडिंग एट 17 एकता कॉलोनी गुना में। हमें लेटर लिखना है पोस्ट मास्टर को पोस्टमैन के अगेंस्ट, ठीक है। ये मैंने सॉरी क्वेश्चन 2 बार लिख दिया है, इग्नोर करना है इसको, ठीक है। देन यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर हम किसको दे रहे हैं, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर को। सब्जेक्ट है कंप्लेंट रिगार्डिंग अ पोस्टमैन इन एकता कॉलोनी, हमें एकता कॉलोनी का जो पोस्टमैन है ना उसके खिलाफ कंप्लेन करनी है। डियर सर और मैडम, डियर नहीं लगाना है, याद रखना, रिस्पेक्टेड लगा सकते हो अगर तुम चाहो तो। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन विद द पोर्टल सर्विसेज इन अवर एरिया, तो मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ लेटर ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं कितना ज्यादा डिससेटिस्फाई हूँ यहाँ के पोस्टल सर्विस से, हमारे एरिया के एकता कॉलोनी के। माई नेम इज प्रियांशी बात्रा, मेरा नाम प्रियांशी बात्रा है और मैं रहती हूँ 17 एकता कॉलोनी में। एंड आई हैव बीन फेसिंग इश्यूज विद द पोस्टमैन असाइडिंग अवर कॉलोनी, और मुझे कुछ इश्यूज हो रहे हैं पोस्टमैन से जो हमारी लोकेलिटी में आता है। रिसेंटली आई हैव एक्सपीरियंस सेवरल डिलेज इन माई रिसीविंग इंपॉर्टेंट मेल्स, और मैंने अभी अभी नोटिस किया और एक्सपीरियंस किया कि मेरे जो मेल्स हैं वो बहुत लेट आए हैं इन एंड ऑन
सम ओकेजन्स माई लेटर्स वर डिलीवर टू द रॉन्ग एड्रेस, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि मेरे जो एड्रेस है वो गलत पते पे पहुंच गए हैं। डिस्पाइट डिस्कसिंग दिस मैटर विद द पोस्टमैन, नो इम्प्रूवमेंट हैव बी सीन। मैंने इस बारे में पोस्टमैन से भी बात की लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट दिखा नहीं मुझे। हिज रेगुलर विजिट एंड केयरलेस एटीट्यूड, उसका जो इरेगुलर विजिट है, मतलब कभी कभार आना, और केयरलेस एटीट्यूड जो है कि चीजों पे ध्यान नहीं देना, मेरे कहने के बावजूद भी मुझे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हुई है यहाँ पर। तो प्लीज आप काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक एट दिस मैटर, आप प्लीज इस मैटर को देखें और एक अप्रोप्रिएट एक्शन लें, ताकि जो ये चीज है वो सॉर्ट आउट हो सके और सभी को उनके मेल्स टाइम पे मिल सके। थैंक यू, योर सिंसियरली प्रियांशु बात्रा। सॉरी, इट्स प्रियांशी बात्रा। ठीक है, देखो। हाँ, ठीक है, तो ये यहीं पे खत्म होता है। देखो, मैंने तुम्हें सारी चीजें जितने भी फॉर्मेट्स हैं अच्छे से बताए हैं। थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक हुई कहीं पे या फिर कहीं पे नाम में दिक्कत है, तुम्हें क्वेश्चन में जो दिख रहा है तुम वही लिखो। ठीक है, और ये जो बॉडी है ना, ये कोशिश करो खुद से लिखने की, क्योंकि ये सिर्फ एक बस एक ग्राफ दिया गया है कि तुम्हें ऐसे बनाना है। तुम अपने मन से लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, रटनी नहीं है, कोई चीज को समझनी है। और मैंने जैसे बोला था आपको, इसका जो पीडीएफ है ना, वो एड्यूस्टेट ऐप पर मिल जाएगा, और वहां पे ये फॉर्मेट में मिल जाएंगे सारी चीजों के, जितने भी हैं, लेटर, नोटिस, राइटिंग, पैराग्राफ, जितना है ना, सबके आपको वहां पे मिल जाएंगे पीडीएफ। तो जिससे आपको पीडीएफ पहले अच्छे से देखना है, फॉर्मेट अच्छे से देखना है, और उसके बाद ये सारी चीजें खोलनी है, आपको सब समझ आएगा। और थोड़ी बहुत जो गड़बड़ है वो पीडीएफ एकदम सही होगी, इसमें उसको अवॉइड करना। ठीक है, सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे राइटिंग सेक्शन का एक और पार्ट, पैराग्राफ राइटिंग, जो 4 मार्क की आती है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है वेदर द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल इज नेसेसरी और नॉट। तो स्कूल में जो हमें 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, वो उनकी ज़रूरत क्या सच में है या नहीं। तो स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस इज इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन अवर ग्लोबलाइज वर्ल्ड। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस को पढ़ें। फर्स्टली इट फॉस्टर्ड बेटर कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठाता है कम्युनिकेशन के लिए, कि जैसे इंडिया डाइवर्स है और यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग और अलग अलग तरीके का कल्चर है, तो उनसे हम इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनेबलिंग इंडिविजुअल टू इंटरेक्ट विद अ वाइडर रेंज ऑफ पीपल्स। दिस इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। और जैसे कि जैसे इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एक दूसरे से जुड़े हुए वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बहुत सारे लैंग्वेजेस को सीखें। व्हेन क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन इज कॉमन प्लेस इन बोथ प्रोफेशनल एंड सोशल सेटिंग्स। और ये प्रोफेशनली भी और सोशली भी बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना। लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑल्सो एनहांस कॉग्निटिव एबिलिटीज। ये हमारी बहुत सारी एबिलिटीज को बढ़ाता है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई, क्रिएटिविटी हो गया, मेमोरी का रिटेंशन, किसी चीज को याद करने का जो रिटेंशन है ब्रेन का, उसको बढ़ाता है। मेकिंग इंडिविजुअल मोर अडेप्ट टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और हमारे जो चीजें हैं उनको क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है लैंग्वेजेस। फर्दर मोर ओवर म्यूचुअली मल्टीग्यूलिज्म कैन ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांटेज। बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखना हमारे लिए बहुत सारे एडवांटेजेस लाता है जॉब मार्केट में। एम्प्लॉयर्स ऑफर प्रेफर कैंडिडेट्स हु कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज। जो कंपनीज होती हैं वो ज्यादातर वैसे लोगों को प्रेफर करती हैं जो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल पाए, एज इट अलाउ कंपनी टू एक्सपेंड देयर ऑपरेशन एंड एंगेज विद डाइवर्स क्लाइंट बेस, ताकि वो अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर सकें और क्लाइंट्स ला सकें उनके लिए। ऑन अ पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस ओपन अप एक्सेस टू द वास्ट एरे ऑफ लिटरेचर। तो अगर हम बहुत सारा लैंग्वेजेस सीखे तो हमारे लिए बहुत बड़ा एरे खुल जाता है लिटरेचर का, लिटरेचर पढ़ने का, फिल्म्स का, और दूसरों के कल्चर के बारे में जानने का, और अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस को बढ़ाने का। हाउएवर, सम might argue that the pressure to learn multiple languages can be overwhelming। और कुछ लोग आर्ग्यू भी करते हैं कि क्या जरूरत है इतना ज्यादा दूसरी लैंग्वेजेस को सीखने का। ज्यादातर यंग स्टूडेंट्स ये आर्ग्यू करते हैं। बैलेंसिंग द स्टडी ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस विद अदर एकेडमिक डिमांड कैन बी चैलेंजिंग। मतलब जैसे हमारे इतने सारे सब्जेक्ट के साथ लैंग्वेजेस को भी बैलेंस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। नेदरलेस द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हैं।
इंक्लूडिंग इनहेंस्ड करियर अपॉर्चुनिटीज। पहला तो बेनिफिट यही है कि हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा खुल जाती हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया भर में। ऑफन आउटवेज दीज डिफिकल्टीज। ऑल ओवरऑल द स्टडी ऑफ थ्री लैंग्वेजेस इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जरूरी ही नहीं, बहुत एसेंशियल है। आज कर की जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, जो सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन चीज को टैकल करने के लिए हमें बहुत सारे लैंग्वेजेस का सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज। तो हम पेड़ को प्रोटेक्ट करने से क्या इंपॉर्टेंस है। तो ट्रीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ट्रीज जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको ही पता होगा। इट इज बिकॉज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज दैट वी आर एबल टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट। और प्लांट्स और ट्रीज ही हैं जिसकी वजह से हम सरवाइव कर सकते हैं इस प्लैनेट पे। ट्रीज एक्सेल एंड life giving oxygen without which it is not be possible for the human being to or other species to live। जो ट्रीज होती हैं वो एक्सेल करती हैं ऑक्सीजन को, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी स्पीशीज हैं इस धरती पे उन सब के लिए। हाउएवर दिस इज नॉट द ओनली रीजन व्हाई ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। और ये सिर्फ यही रीजन नहीं है कि ट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दे लॉट ऑफ ऑफर टू द एनवायरमेंट एज वेल एज लिविंग बींग्स। ये बहुत सारी चीजें ऑफर करती हैं, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, फूड शेल्टर सब मिलता है हमें ट्रीज से। अपार्ट फ्रॉम लिविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देने के अलावा ट्रीज जो है वो ऑब्जर्व करती है हार्मफुल गैसेस को, और हमारे एनवायरमेंट से रिड्यूस करती है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को बढ़ने में। ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड एंड शेल्टर। वो हमें फूड एंड शेल्टर भी देती है, खाना देती है, उसकी लकड़ियों से हम अपने फर्नीचर बनाते हैं, घर बनाते हैं। मैनी डिफरेंट बियर्स द फ्रूट दैट सर्व्स एज अ फूड। बहुत सारी ट्रीज हमें फ्रूट्स देती हैं जो हम खाने में यूज करते हैं, बर्ड्स एनिमल्स खाने में यूज करते हैं। ह्यूमन बींग ऑल्सो relish various fruits such as mango। और ह्यूमन बींग को बहुत पसंद आते हैं ऐसे फ्रूट जैसे कि मैंगो, एप्पल, बनाना, और भी हैं। द लीव्स, रूट्स एंड द bark ऑफ द ट्रीज आर यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन। और बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं ट्रीज के, कि इनके जो जड़ें होती हैं, इनके जो भी ट्रीज हैं, ट्रीज के जो प्लांट्स हैं और उनकी लीव्स हैं, वो बहुत मेडिसिन को बनाने में यूज करती हैं। जैसे तुलसी का जो पौधा होता है उसका मेडिसिनल बेनिफिट है, नीम होता है उसका मेडिसिनल बेनिफिट है। ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स एंड ह्यूमन। ट्रीज है वो अपनी छाव में शेल्टर प्रोवाइड करता है एनिमल्स को और इंसानों को भी। फॉरेस्ट फिल्ड विथ ह्यूज डेंस फॉरेस्ट फिल्ड विथ ह्यूज डेंस ट्रीज सर्व्स एज हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स। और फॉरेस्ट जहाँ पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं, वो घर होते हैं उन जंगली जानवरों का, जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी में। Wood and other material extracted from the trees is used for craft several things that are essential for comfortable living। और जो लकड़ियां होती हैं जिनसे हम क्राफ्ट मटेरियल बनाते हैं अपना रहने का, वो भी कंफर्टेबली रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रीज ऑल्सो मेक द एनवायरमेंट काम एंड पीसफुल। और जब हम ट्रीज के पास जाते हैं तो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांति जैसा माहौल होता है वहाँ पे। दे हेल्प पीपल टू मीट एंड सोशलाइज। वहाँ पे लोग बैठ के गेट टुगेदर करते हैं, तो ये सोशलाइज का भी एक पार्ट बन जाता है। पार्क विद ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज एंड प्लैनेट्स आर फेवरेट अमंग स्मॉल किड्स एंड एल्डरली पीपल्स। और पार्क जहाँ पे सुंदर सुंदर पौधे होते हैं वो बहुत फेवरेट होता है बच्चों का और बड़ों का भी। दे ऑफन गैदर हियर टू इंडल्ज इन डिफरेंट आउटडोर एक्टिविटीज। और वो वहाँ पे गैदर होते हैं खेलने के लिए, और शाम को मोस्टली अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। वी मस्ट सर्व द ट्रीज एंड प्लांट्स मोर ऑफ देम टू कीप अवर एनवायरमेंट क्लीन एंड प्रमोट अ हेल्थियर हैबिट। और हमें प्रमोट करना चाहिए प्लांट को ग्रो करने को, ताकि हमारा एनवायरमेंट जो है वो क्लीन रह सके और हम एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सके। नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी। प्रेस का क्या पावर है डेमोक्रेसी में। द पावर ऑफ अ प्रेस और डेमोक्रेसी इज इमेंस एंड इररिप्लेसेबल। तो जो प्रेस का पावर है, मतलब मीडिया और ये लोग जो न्यूज बताते हैं, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्रता में, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो अपना लीडर खुद चूज करती है, तो उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। बहुत ही बड़ा रोल है मीडिया का इस चीज में। इन इट एक्ट एज अ फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। ये एक फोर्थ पिलर की तरह काम करता है, चौथा स्तंभ जिसे कह सकते हैं, है ना, या खंभा। इंश्योरिंग दैट द अदर थ्री, और बाकी की तीन क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फंक्शन ट्रांसपेरेंटली आर रिमेन अकाउंटेबल टू द पीपल्स, ताकि लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। द प्रेस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मिंग द पब्लिक अबाउट द एक्शन एंड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। और प्रेस जो है उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक को बता सके कि
गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, क्या चीजें कर रही है और क्या डिसीजन ले रही है हमारे हमारे लिए। एनेबलिंग सिटीजन टू पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, और ताकि लोगों को पता चले और वो आगे की जो वोटिंग होने वाली है उसके लिए अपना डिसीजन अच्छे से बना सकें। इन अ डेमोक्रेसी विद द पावर अल्टीमेटली लाइज विद द पीपल, जैसे कि डेमोक्रेसी में जो पावर होता है वो लोगों के हाथ में होता है। द द प्रेस सर्व एज अ ब्रिज, वो प्रेस जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है जो गवर्नमेंट को और पब्लिक को कनेक्ट करके रखता है। बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म ऑफ डिवर्स वॉइस एंड ओपिनियन, जो बहुत ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग बातें होती हैं। इट इंकरेज हेल्दी डिबेट एंड फ्रॉस्ट अ कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और जिससे ट्रांसपेरेंसी आती है कि लोगों के क्या ओपिनियन है और गवर्नमेंट उनके बिहाफ में क्या कर रही है। द प्रेस ऑल्सो प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन एक्सपोजिंग करप्शन, तो प्रेस का बहुत बड़ा रोल है कि वो करप्शन जो होता है उसको भी लोगों के सामने लाती है। मिसमैनेजमेंट जो है, गवर्नमेंट हमारा जितने भी मिसमैनेजमेंट कर रही है या फिर उनके पास जो पावर है, उनके पास जो टाका जो हमारी वजह से आया है, वो उसका एब्यूज तो नहीं कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। थस एक्टिंग एज अ वॉच डॉग दैट होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल, वो एकदम वॉच करते रहते हैं इन सारी चीजों को। मोर ओवर द प्रेस सेफगार्ड ह्यूमन राइट्स, ज्यादातर क्या ये है कि प्रेस है वो ह्यूमन राइट को बचा के रखती है और इश्यूज को पब्लिक तक लाती है। जैसे कि इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस हो गया, किसी के साथ नाइंसाफी होना, डिस्क्रिमिनेशन होना, भेदभाव और इनइक्वालिटी भी, मतलब सबको इक्वली ट्रीट ना करना, इन सब चीजों को लोगों के सामने लाती है। मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन एंड प्रमोटिंग एक्शंस, ताकि लोगों को पता चले और वो अपने एक्शंस अच्छे एक्शंस लें, ये सबको सोच समझ के। अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी, और एक फ्री और इंडिपेंडेंट मतलब खुद का प्रेस का होना बहुत जरूरी है एक हेल्दी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए, चलने के लिए। बिकॉज इट इंश्योर्स दैट पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू एंड द सिटीजन आर वेल इन्फॉर्म एंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसा है ना कि जो पावर है वो लोगों के हाथ में है, लेकिन तो लोगों को लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन भी तो पहुंचनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, और उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उस बेसिस पे वो लोग अपने लीडर को सिलेक्ट कर सके। इन एसेंस द प्रेस इज अ वाइटल इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। हम शॉर्ट में देखें तो जो प्रेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है डेमोक्रेसी को के प्रिंसिपल को पकड़ के रखने का, और हमें जितनी भी हमें कमी हो रही है उन सबको, इंफॉर्मेशन की कमी हो रही है उसे फुलफिल करने का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट रिफर्स टू मेकिंग वुमेन पावरफुल टू मेक देम कैपेबल ऑफ डिसाइडिंग देमसेल्व्स। तो वुमेन एम्पावरमेंट से हम ये समझते हैं कि हम वुमेन्स को इतना कैपेबल बना सके ताकि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके और खुद डिसाइड कर सके कि उन्हें क्या करना है। वुमेन्स हैव सफर्ड अ लॉट थ्रू अ इयर्स एंड अ हैंड ऑफ मैंस, वुमेन्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है मैंस की वजह से। वो इन अर्लियर सेंचुरीज, बहुत बहुत पहले की बात है, दे वर ट्रीटेड एज अमंग एज नॉट एग्जिस्टेंस, उनको ट्रीटमेंट ऐसा दिया जाता था जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते किसी के लिए। एज वी ऑल एज इफ ऑल द राइट्स बिलोंग टू द मैन, और ऐसा लगता था जैसे जितने भी राइट्स हैं, जितने भी हक है वो सिर्फ मैंस को है। इवन समथिंग एज बेसिक एज वोटिंग, इवन पहले तो ऐसा होता था कि वोटिंग भी सिर्फ मैन के लिए होती थी, वुमेन्स को ये राइट नहीं दिया जाता था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को या लीडर को चूज कर सके। एज अ टाइम इन्वॉल्व, जैसे ही आगे आगे चीजें बढ़ी,
वुमेन रियलाइज देयर पावर, वुमेन्स को अपनी पावर समझ में आई, एंड देयर ऑन बिगिन द रिवोल्यूशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और उसी वक्त से जो वुमेन एम्पावरमेंट का रेजोल्यूशन है, रेवोल्यूशन है, वो स्टार्ट हुआ। एज अ वुमेन आर नॉट अलाउड टू मेक डिसीजन फॉर देम, वुमेन एम्पावरमेंट कम इन लाइक द ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। जिस टाइम पे वुमेन्स को ये राइट तक नहीं था कि वो अपने लिए कुछ डिसाइड कर पाए, उस टाइम पे ये वुमेन एम्पावरमेंट एक फ्रेश हवा की तरह आया था, एकदम साफ सुथरी हवा की तरह। इट मेड देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स, और इस वजह से उन्हें ये पता चला था कि उनका क्या हक है, एंड हाउ दे मस्ट टेक देयर ओन प्लेस इन सोसाइटी, कैसे वो अपनी जगह ले सकती हैं इस सोसाइटी में, है ना, समाज के बीच, rather than डिपेंडिंग ऑन द मैन, और जगह ले सकती हैं इंस्टेड ऑफ एक आदमी पे डिपेंड होने के। इट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट थिंग्स कैन नॉट सिंपली वर्क इन समवन्स फेवर बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, और ये उन्हें ये पता चला कि हम सिर्फ जेंडर के बेसिस पे चीजें नहीं चलती, इक्वालिटी है तो उसको मिलेगी। हाउएवर वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो व्हेन वी टॉक अबाउट द रीजन व्हाई वी नीड इट, और काफी टाइम लगेगा ये सोचने में हमें कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। Almost every country, no matter how progressive, has the history and of ill-treating women, और ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में ऐसा है कि उनकी इंपॉर्टेंस इतनी कम है, भले ही वो कंट्री कितनी भी प्रोग्रेसिव हो। इन अदर वर्ड्स, वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बी रिबेलियस टू रीच द स्टेटस दे हैव फाउंड। वुमेन्स को बहुत ज्यादा हेल्प मेहनत करनी पड़ी है अपने स्टेटस को बनाने के लिए, और अपनी सोसाइटी में अपनी जगह को पाने के लिए। वाइल द वेस्टर्न कंट्रीज आर स्टिल मेकिंग प्रोग्रेस, जैसे कि बाहर की कंट्रीज थोड़ी प्रोग्रेस कर रही हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे कि इंडिया हो गया, उसमें तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही पीछे है, बहुत ही ज्यादा। इन इंडिया वुमेन एम्पावरमेंट इज नीडेड मोर देन एवर, सबसे ज्यादा जरूरत यहीं पे है, क्योंकि इंडिया इज अमंग द कंट्री इन विच वुमेन्स आर नॉट सेफ। जो वुमेन्स है, जो औरतें हैं, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। देयर आर वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजन है इसके, जिससे पहला तो ये है कि इंडिया वुमेन इन इंडिया आर डेंजर ऑफ ऑनर किलिंग। ऐसा होता था कि सुना होगा कि अब चेक करवाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे ही, और जब अगर लड़की निकलती है तो उसे मार देते हैं, तो वही वाली बात यहाँ पे आई है। देयर फैमिली थिंक इट्स राइट टू टेक देयर लाइव्स इफ दे आर ब्रिंग शेम टू द रेपुटेशन ऑफ देयर लेगेंसी। और ऐसा होता है ना कि सारी इज्जत लड़की पे डिपेंड कर रही है, तो अगर वो कुछ भी गलत कर रही है तो उसे मार दो, क्योंकि वो हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी। वुमेन मस्ट बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एवरी फील्ड, वुमेन को हर फील्ड में काम हो गया, घूमना, जो भी है, जो भी मैन करते हैं, हर फील्ड में उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बिना भेदभाव के, जेंडर के भेदभाव के। मोर ओवर दे मस्ट हैव ऑल्सो बिगिन इक्वल पे, और इनफैक्ट पेमेंट भी इक्वल करनी चाहिए, खर्चा। वी कैन एम्पावर वुमेन बाय एबॉलिशिंग चाइल्ड मैरिज, हम वुमेन एम्पावर को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे ये चाइल्ड मैरिज लॉज लगा के और चाइल्ड मैरिज को रोक के। वेरियस प्रोग्राम मस्ट बी हेल्ड वेयर दे कैन बी टॉट स्किल्स टू फेंड themselves इन केस ऑफ देयर फेस फाइनेंशियल क्राइसिस। बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने करवाए भी, जिससे वो वुमेन्स को बता सके कि आप स्किल्स डेवलप करके कैसे फाइनेंशियल जो आपकी पैसे की दिक्कत है उसको आप कम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये तो हर बार आता है, मतलब इसको तो कर ही लेना। गेम्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द पर्सनस लाइफ एंड नेसेसरी फॉर स्टडीज एज इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन टू। तो गेम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जीवन का, हर इंसान के जीवन का, क्योंकि ये पढ़ाई के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हम जब खेलेंगे तो थोड़ा फिट रहेंगे फिजिकली मेंटली, और मेंटली फिट रहेंगे तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। एज मच एज नॉलेज हेल्प्स इन डेवलपिंग माइंड, गेम्स हेल्प इन पीपल, गेम्स हेल्प इन बॉडी टू डेवलप। जैसे कि नॉलेज दिमाग को बढ़ाने में हेल्प करता है, वैसे ही गेम्स हमारी बॉडी, हम फिजिकली फिट रहते हैं। फॉर द मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ अ पर्सन, गेम एंड स्पोर्ट्स बेनिफिट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अगर आप किसी इंसान को मेंटली और फिजिकली फिट रहना है ना, तो गेम और स्पोर्ट्स को उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अ स्टूडेंट नीड समथिंग टू गेट अवे फ्रॉम देयर बोर्डम आफ्टर द हार्ड डेज ऑफ स्कूल। और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो दिन भर थके हारे, स्टूडेंट इधर लेक्चर अटेंड करके आ रहे हैं, इतना सब पढ़ के आ रहे हैं, तो उन्हें कुछ तो चाहिए ना, फन। और वही जो है गेम प्रोवाइड करता है उन्हें रिलैक्सेशन। गेम्स आर नॉट वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ मेकिंग समवन माइंड फ्रेश एंड स्ट्रांग। गेम जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है कि एक इंसान जो बहुत थका हुआ है दिन भर का काम करके, उसका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए और वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। एंड इंडिविजुअल हु प्लेज गेम्स शोज बेटर कंसंट्रेशन ऑन बुक्स देन इंडिविजुअल हु स्पेंड्स एंटायर डे जस्ट रीडिंग टेक्स्ट एंड डूइंग नो अदर एक्टिविटीज। तो एक और चीज ये है कि जब वो इंसान जो गेम खेल रहा है, वो ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा बुक्स पे, उस इंसान के कंपैरिजन में जो पूरा दिन बस पढ़ा रहा है और चैटिंग कर रहा है ना, और कोई काम नहीं कर रहा। तो गेम खेलना जरूरी है। स्टडीज विदाउट द इंक्लूजन ऑफ स्पोर्ट्स आर इनकम्प्लीट, और
स्टडीज हमारे पढ़ाई करना स्पोर्ट्स के बिना बिल्कुल अधूरा है। गेम्स आर वाइटल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। गेम बहुत जरूरी है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, मेंटली फिजिकली, of the characteristics of the child, but it should be played in a right spirit and with the due to caution and care। पर इसे एक सही तरीके से खेला जाए। गेम्स का मतलब मोबाइल गेम से बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो ये समझो कि किस गेम की बात चल रही है यहाँ पे, और अच्छे मन से खेला जाए और केयरफुली खेला जाए कि हमें चोट ना लगे। सोशल मीडिया रोल इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, बता गई वही जो मैं ऊपर बात कर रही थी, है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया सोशल मीडिया रोल इन स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट रिवॉल्व अराउंड द सोशल मीडिया इन सम वेज। तो स्टूडेंट, हर स्टूडेंट सोशल मीडिया पे है किसी ना किसी तरीके से। कोई इंस्टा, स्नैप, टेलीग्राम, इन सब पे नहीं भी है ना तो यूट्यूब पे तो है ही। तो वो भी तो एक सोशल मीडिया है। आफ्टर सोशल मीडिया, स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स हैव पार्शियली रिप्लेस ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड आई रिलाई ऑन इट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लासेस, टेस्ट एंड रिजल्ट्स। तो कोई कोई स्टूडेंट, कोई टीचर और कोई पेरेंट, वो सब जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन को छोड़ के पूरा इंफॉर्मेशन यूट्यूब से गेन करते हैं। हम भी जैसे कोई क्लास में चीज समझ नहीं आती तो लास्ट टाइम में हमें यूट्यूब से पढ़ के ही जाना पड़ता है। द स्टूडेंट फाइंड इट सिंपल टू कम्युनिकेट, शेयर एंड हैव डिस्कशन विद देयर प्रोफेशंस एंड पीयर्स। और स्टूडेंट को भी बहुत ईजी लगता है। कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो बोल नहीं पाते, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मीडियम है सोशल मीडिया। मतलब अगर आपको कोई डाउट हो तो आप टेक्स्ट कर दो, अपने टीचर को बता देंगे। द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर इज सोशल मीडिया प्लेड अ बिग पार्ट इन हेल्पिंग स्टूडेंट लर्न, नेटवर्क एंड अ बिग प्रोफेशनल पॉसिबिलिटीज। और ये बहुत ही जरूरी है सोशल मीडिया, ताकि लोग थोड़ी नेटवर्क बना सके, मतलब अच्छे लोगों से दोस्ती कर सके, और प्रोफेशनली भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। एडिशनली इट इज क्रिटिकल टू ऑब्जर्व यूसेज रेस्ट्रिक्शन बिकॉज, और एडिशनली ये देखे तो बहुत ही क्रिटिकल है, हमें रेस्ट्रिक्शन भी लगाना चाहिए इसकी यूसेज पे, क्योंकि अगर हम इसको एब्यूज करेंगे और उल्टी सी चीजें देखेंगे तो हमारा बहुत हार्म होगा, हमें बहुत हार्म होगा। जैसे अभी बहुत ज्यादा गंदी आदत लगी हुई है स्क्रॉल करने की इंस्टाग्राम पे, घंटों निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेट डिस्कस सोशल मीडिया एज स्ट्रेंथ। तो अब हम सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, एंड पिटफॉल इन स्टूडेंट्स लाइफ, और क्या जरूरी है स्टूडेंट की लाइफ में। तो रूल ऑफ सोशल मीडिया इन स्टूडेंट लाइफ, पहला है मेक फ्रेंड्स ऑनलाइन। ऑनलाइन दोस्त बनाना अब तो सभी यही कर रहे हैं। वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया इज टुडे इज एबिलिटी टू मेक एक्वेस्टेंस ऑनलाइन, दोस्ती करना। यू माइट एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद योर फ्रेंड टू अटेंड एलिमेंट्री स्कूल। और मतलब कनेक्शन बनाना, ऑनलाइन दोस्त बनाना, ताकि और अपने टाइम को टाइम पास करने के लिए दोस्त बनाना। फाइंड द इंफॉर्मेशन इजीली। हम कोई भी कंटेंट, हमें कोई भी असाइनमेंट मिलता है कॉलेज से, कोई भी चीज मिलती है तो हम सबसे पहले गूगल पे आके सर्च करते हैं। यही तो है ना सोशल मीडिया का, कि हमें सारी इंफॉर्मेशन, और जितनी भी दुनिया, देश भर दुनिया में जितनी भी चीजें चल रही हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। द कंटेंट और इंफॉर्मेशन शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विल बी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। जो कंटेंट और इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर होता है ना, वो यूजफुल होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। द इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स करंट इवेंट्स, जो अभी क्या चल रहा है, न्यूज, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है तो करियर के बारे में बच्चों को भी पता चल रहा है। हाउ टू फैक्ट्स एंड क्रिएटिव फील्ड एंड हेल्प इन बोथ यथ डिस्कवर द लर्न ऑफ न्यू थिंग्स। नई चीजें सीखे वो बहुत ही कम एज में। पीपल कैन लर्न क्रिएशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग दे वांट टू नो विद द जस्ट अ फ्यू क्लिक्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और लोग ना छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं सिर्फ एक क्लिक करके, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रियल टाइम, और उसी वक्त वो इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाती है। लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड पॉइंट आता है कि अभी देखो यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर इतना कंटेंट पड़ा है पढ़ाई का ना, कि तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी बिना किसी पैसे लगाए कर सकते हो अगर तुम डिसिप्लिन हो। द मेजर बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया फॉर स्टूडेंट इज लर्निंग। सबसे बेनिफिट वाली बात है सीखना, पढ़ना, एज दे आर एनेबल टू इंटरेक्ट विद देयर टीचर्स इन अ पर्सन। अगर तुम टीचर से पर्सन टू पर्सन सामने इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, नहीं मिल पा रहे हो, तो आप यूटिलाइज करो अपने टाइम को सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करने की और अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए। करंटली एनी स्टूडेंट्स में स्टडी एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड थैंक्स टू सोशल मीडिया। और अभी जो है, अभी जो सिनेरियो, अभी जो सीन चल रहा है वो ये है कि अभी कोई भी बच्चा कहीं से कुछ भी पढ़ सकता है, मतलब बाहर के देश का कुछ भी। और ये बहुत ही वंडरफुल, मतलब कितनी प्यारी बात है ना ये। सोशल मीडिया इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। सोशल मीडिया हमारी लाइफ का पार्ट है। टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट विल कंटिन्यू टू डेवलप, और अभी आगे आगे और टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी। द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड थ्रू सोशल मीडिया एंड द कनेक्शन इज इट प्रमोट विल बेनिफिट ऑल जनरेशन। और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं और जो सर्विसेज सोशल मीडिया हमें प्रोवाइड कर रहा है ना, वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए उतना ही अच्छा है। ऑल थैंक्स टू द यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोमस इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन कैम्बोटोर इंडिया हेल्प टू स्टूडेंट थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। और ये सारे हम थैंक्स बोलना चाहिए हमें उन यूनिवर्सिटीज को, जो आज जिन्होंने यहाँ तक इतने कोर्सेज पहुंचाए ऑनलाइन और यहाँ के बच्चों को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है।
सोशल मीडिया इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट एज लॉन्ग एज दे डोंट बिकम एडिक्टेड। और सबसे मेन बात, सोशल मीडिया बच्चों के लिए तब तक ही अच्छा है तब तक वो उसके एडिक्ट नहीं हो जाते, और अभी तो सब एडिक्ट है इंस्टाग्राम के, स्नैपचैट के, एज इट कुड बी हार्मफुल टू देम। और वो उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। मतलब सोचो ना, तुम बैठे हो सुबह से तुम सब उठते से ही फोन चलाना, बिस्तर पे लेटे रहना 10 बजे तक, है ना, क्लास ना हो तो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यूजर यूज सोशल मीडिया। सारी चीजें देखो, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका यूज करना, मिस यूज करना हम डिपेंड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इट्स बेनिफिट एंड ड्रॉबैक, हमें इसके बेनिफिट भी समझ में आना चाहिए, और इसकी वजह से हमें क्या दिक्कत है हमें ये भी समझ आना चाहिए। एंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस, और उसके हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन जो आया है कोविड के बाद से इतना ज्यादा फेमस हो गया है। गुण और बैन, मतलब गुण मतलब होगा क्या बोलते हैं, वरदान, और बैन मतलब अभिशाप। तो क्या ये अच्छा है या बुरा है, यही इसमें हम डिस्कस करेंगे। द पेंडेमिक हैज चेंज अवर लाइव्स इन वेरियस वेज। पेंडेमिक जो कोरोना वायरस आया था उसने हमारे जीवन को एकदम बदल के रख दिया। वी हैव नो अल्टरनेटिव बट टू चेंज अवर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रिवेंटिव मेजर टेक अप बाय द गवर्नमेंट। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने जीवन को बदलने का। और जो गवर्नमेंट ने हमें मेथड बता दी कि घर में रहो और ये सब, उसको फॉलो करने का। और कौन कौन सी चेंजेस इंक्लूड किए ऑनलाइन एजुकेशन में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर क्लोज, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हो चुके थे। अर्लियर दिस वुड हैव मेंट दैट स्टूडेंट्स कुड नॉट रिसीव एजुकेशन नो लॉन्गर। मतलब इसका पहले तो इसका मतलब ये था ना, अगर मान लो ये चीज बहुत पहले हुई होती तो ऐसा होता कि 1-2 साल के लिए शायद कोई पढ़ता ही नहीं। हाउएवर वी हैव फाउंड अ वे, लेकिन हमने एक तरीका निकाला टू आउट ऑफ दिस थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के थ्रू, यूजिंग टेक्नोलॉजी एज अ की, हम टेक्नोलॉजी को एक चाबी की तरह यूज करेंगे। वी हैव ओपन अ लॉक, और एक लॉक को खोल दिया हमने ताकि मोर कन्वीनियंट एजुकेशन सिस्टम बन सके, ज्यादा कन्वीनियंट कि घर पे बैठे बैठे सारी पढ़ाई हो सके। हाउएवर क्वेश्चन इज स्टिल लेफ्ट, क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन वरदान है या वो गलत है, अभिशाप दिया है हमें हमारे लिए। तो मेरिट्स क्या है, हर चीज के देखो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं, अच्छी बातें बुरी बातें, सोशल मीडिया की भी हैं। पहला पॉइंट है कन्वीनियंट एंड चीप। पहले तो ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है घर बैठे बैठे, और बहुत ज्यादा सस्ता। तो चीप क्या, इनफैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। द फर्स्ट मेरिट ऑफ दैट इज कन्वीनियंट एंड चीप। स्टूडेंट सेंड फाइल्स टू दियर टीचर्स। हमें अगर कोई फाइल अपने टीचर को भेजनी है तो हम इंटरनेट के थ्रू आसानी से भेज देते हैं। विच रिक्वायर ओनली अ डिवाइस एंड अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन, जिसके लिए हमें सिर्फ एक डिवाइस मोबाइल की जरूरत है और इंटरनेट कनेक्शन की। इट इज कन्वीनियंट एंड चीपर टू, एज वी डोंट रिपेयर अ व्हीकल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये इतना कन्वीनियंट है ना कि हमें किसी व्हीकल की, किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है हमने अपनी चीज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। और सेकंड है फास्टर। सेकंड, इट इज फास्टर। वी कैन स्पेंड मेनी फाइल्स इन वन इन अ फ्यू मिनट्स, और हम सेकंड्स में ही कितनी फाइल्स सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन द थर्ड मेरिट, डिमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। अब उसके डिमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। पहला है पुअर कनेक्टिविटी। द फर्स्ट एडवांटेज इज द पुअर इंटरनेट कनेक्शन एंड inaccessibility of different devices or video call make it hard to for children to study। ऐसी जगह जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो हो तो बच्चे के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं स्कूल में, तो कितना मुश्किल हो जाएगा बच्चे के लिए चीजों को पढ़ने का, पढ़ना और समझने के लिए। दिस कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ टीचर्स ऑल्सो, टीचर्स की केसेस में भी अप्लाई हो सकता है, जो स्पेशली वो दोज आर टेक्निकली साउंड। और उन लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा से सामने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, और हम वो अचानक से उन्हें सोशल मीडिया पे ले आना, आई मीन ऑनलाइन एजुकेशन पे ले आना, ऑनलाइन पढ़ाना उनके लिए कितना टफ हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन, सेकंड है डिस्ट्रैक्शन। डिवाइसेस आर यूज नॉट ओनली फॉर ऑनलाइन एजुकेशन बट द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। डिवाइसेस का यूज हम पढ़ाई के लिए थोड़ी ना, और भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का फोकस ऑन द स्टडीज एज दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड। तो बच्चे ना फोकस नहीं कर पाते ऑनलाइन स्टडीज पे, और इधर उधर, जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है उन्होंने इंस्टा खोल लिया, स्नैप खोल लिया, है ना, व्हाट्सएप खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, अपनी फेवरेट मूवीज देखने लगे, वेब सीरीज देख रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं, और बहुत सारे उनके भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इन मेनी ओपिनियन इट इज बोन स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। और मेरे ओपिनियन में ये बोनी है, यानी वरदानी है कि इफ अ स्टूडेंट ड्राफ्ट अ परफेक्टली बैलेंस टाइम टेबल एंड फॉलो इट डिलीजेंटली। अगर एक बच्चा बैलेंस टाइम टेबल बनाता है पढ़ने का और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, तो ये बहुत अच्छी चीज है।
ऑनलाइन एजुकेशन, ही और शी कैन अवॉइड मेनी डिमेरिट्स, और वो सारे डिमेरिट्स को अवॉइड करेगा, एंड स्टूडेंट्स कैन मेंटेन ए हेल्थी एंड पास विद फ्लाइंग कलर्स एंड साइमल्टेनियसली। और उनका जो पढ़ाई और सारी चीजें हैं वो बहुत ही बैलेंस चलेगी अगर वो इन डिमेरिट्स को इग्नोर कर दे और डिसिप्लिन से पढ़ाई करे। सो ये वाला जो टॉपिक है, ये इसके दो और बचे हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माय आइडियल टीचर। तो एक आइडियल टीचर की क्या क्वालिटीज हैं ये में लिखना है। माय आइडियल टीचर इज समवन हु स्पाइस बोथ एकेडमिकली एंड पर्सनली। तो आइडियल टीचर वो होंगी ना जो हमको एकेडमिकली पढ़ाई के साथ साथ पर्सनली भी एडवाइस करें और हमें इंस्पायर करें। दे दे पॉसेस अ डीप नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट। उनके पास उनके सब्जेक्ट की बहुत ही गहरी नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, एंड कन्वे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन एंगेजिंग अ अंडरस्टैंडेबल वे। और ऐसे वे में वो बच्चों को पढ़ाएं ताकि उन्हें जल्दी से समझ में आ जाए। पेशेंस इज वन ऑफ देयर की क्वालिटी। पेशेंस रखना, धैर्य रखना उनकी एक की क्वालिटी होनी चाहिए। एक एज दे आर विलिंग टू एक्सप्लेन टॉपिक रिपीटेडली अंटिल देयर स्टूडेंट ग्रैप्स एंड मटेरियल। क्यों होना चाहिए पेशेंस? क्योंकि जब तक वो बच्चे को बार बार समझाएं तब तक जब तक बच्चे को समझ नहीं आ जाता। दी फोस्टर पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और वो एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाए जब वो क्लासरूम में आए, वेयर एवरी स्टूडेंट फील वैल्यूड एंड इंकरेज टू पार्टिसिपेट। और सारे बच्चे को इंकरेज फील हो, थोड़ा लगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, और पार्टिसिपेट करने के लिए भी बोलो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में सिर्फ बैठे रहते हैं और उन्हें पार्टिसिपेट करने का मन नहीं करता। माई आइडियल टीचर इज अप्रोचेबल। मेरी आइडियल टीचर है वो अप्रोचेबल होनी चाहिए, मतलब मैं जैसे उनसे जल्दी से बात कर सकूं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मुझे समझने वाली होनी चाहिए, और सपोर्टिव, मुझे मेरे डिसीजन पे सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। ऑलवेज रेडी टू लिसन टू स्टूडेंट कंसर्न एंड ऑफर गाइडेंस। हमेशा रेडी होनी चाहिए मेरे कंसर्न को, मेरे दिक्कत को सुनने के लिए और मुझे गाइड करने के लिए कि तुम ऐसा करो या फिर ऐसा। दे मेंटेन हाई एक्सपेक्टेशन बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज अ यूनिक एबिलिटी। उनकी एक्सपेक्टेशन तो हमसे हाई हो, लेकिन उनकी एक यूनिक एबिलिटी होना चाहिए हर बच्चे को से रिलेटेड, क्योंकि हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज सपोर्ट टू हेल्प एवरीवन। उनके पास पर्सनलाइज सपोर्ट होना चाहिए सभी को हेल्प करने के लिए, और ताकि बच्चे अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाए। बियॉन्ड द क्लासरूम दे सर्व अ रोल मॉडल डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटीग्रिटी एम्पैथी एंड कमिटमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। क्लासरूम के अलावा भी हम उन्हें एज अ रोल मॉडल देखें कि हाँ हमें भी इनकी तरह बनना है। उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। दे इंस्पायर क्यूरियोसिटी एंड द लव फॉर लर्निंग। उन और उनको देख के या उनसे पढ़ के हमें क्यूरियस होना चाहिए किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए और सीखने के लिए, ना कि सिर्फ कोई एग्जाम निकालने के लिए, बट द पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। इन एसेंस माई आइडियल टीचर इज समवन हु इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट नॉलेज बट ऑल्सो इंडिकेट अ पैशन फॉर लर्निंग। और मेरे हिसाब से आइडियल टीचर वो हैं जो सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि सीखना और क्रिटिकल थिंकिंग को भी इंकरेज करें, ताकि बच्चे को एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प मिल सके। रेडी टू फेस द वर्ल्ड, और उसमें इतना ताकत हो कि वो दुनिया को फेस कर सके कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। तो कंप्यूटर का क्या रोल है एवरीडे लाइफ में हमारे। इन मॉडर्न कंप्यूटर वर्ल्ड ऑफ टुडे द यूज ऑफ कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट लिमिटलेस एज अ पर्सन इमेजिनेशन। तो अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है उसमें कंप्यूटर का उपयोग जो है लिमिटलेस है, मतलब आपको अंदाजा नहीं लगा सकते कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है। न्यू एंड बेटर प्रोग्राम आर बीइंग रिटन एवरी डे फॉर इजियर एंड ग्रेटर यूज। नए नए लोग प्रोग्राम सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, ताकि लोगों के लिए और इजी हो जाए चीजें करना। द कंप्यूटर आर यूज फॉर रिजर्वेशन काउंटर ऑफ रेलवे स्टेशन। जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे जो टिकट रिजर्व करने रिजर्वेशन करवाने के लिए जो होता है वहां पे भी कंप्यूटर का यूज होता है। कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी उस कंप्यूटर के अंदर होती है। इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, ओशनोग्राफी एंड जूलॉजी, कंप्यूटर इज यूज बाय द एक्सपर्ट। इंजीनियरिंग की साइंस हो, किसी ओशन के बारे में पढ़ना हो, या हमारे एनवायरनमेंट के से रिलेटेड कोई भी चीज हो, वो सब एक्सपर्ट जो है वो यूज करते हैं कंप्यूटर का। डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, कंपैरिजन, सेल्स अकाउंटिंग, सेल्स एनालिसिस एंड स्टॉक वेरिफिकेशन आर डन एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इन द बिजनेस हाउस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो जितनी भी चीजें हैं ना, डेटा डेटा को कलेक्ट करना, किसी भी चीज को एनालाइज करना, कोई इंसान बिजनेस कर रहा है तो उसकी सेल्स अकाउंटिंग करना, देखना कि कितना बिका है कितना नहीं, और स्टॉक को वेरीफाई करने में सब में कंप्यूटर की हेल्प होती है। और जैसे अभी कॉन्फ्रेंस करना यानी वीडियो कॉल या फिर
कोई मीटिंग, वो सब आजकल ऑनलाइन होता है। ईमेल एंड ई कॉमर्स आर द लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। ईमेल और ई कॉमर्स जो है वो अभी बहुत ही लेटेस्ट एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस का। द इंटरनेट प्रोवाइड अ फास्ट, फ्री एंड यूनिक वे ऑफ गेट इन्फॉर्मेशन टू कम्युनिकेट विद अदर्स। जो इंटरनेट है वो हमें बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी से एक तरीका बताता है, जैसे हम किसी भी दूसरे इंसान से जल्दी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उससे बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। नो डाउट विद द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर की इन्वेंशन से वर्ल्ड वाइड लिंकेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये ग्लोबल विलेज मतलब सब, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हैं सिर्फ कंप्यूटर की वजह से। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन द रोल बीइंग प्लेड बाय कंप्यूटर इज वर्चुअली अनलिमिटेड। और एजुकेशन की फील्ड में तो रोल जो है कंप्यूटर का वो बहुत ही ज्यादा है, लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है। और एडू स्टेट भी उसी का एक एग्जांपल है। इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफर्ड आवर लाइफ्स। और शॉर्ट में देखें तो टेक्नोलॉजी की आने की वजह से हमारी लाइफ बदल गई है। कंप्यूटर आल्सो यूज्ड इन एप्लीकेशन रेंजिंग इन रनिंग फार्म्स, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। कंप्यूटर का यूज हर जगह हो रहा है, किसी भी फार्म में, किसी भी डिसीज का डायग्नोसिस करने में, उसे का पता लगाने में। और कंस्ट्रक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ अ स्पेस व्हीकल, एक स्पेस व्हीकल को बनाने में, उसका लॉन्च करने में भी कंप्यूटर का यूज होता है। न्यू यूजेस ऑफ कंप्यूटर आर बीइंग फाउंड ऑन द इंटरनेट एवरी डे। और कोई ना कोई रोज नया यूज निकल के आ जाता है कंप्यूटर का। विद द यूज ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियली। और कंप्यूटर के यूज से जो वर्ल्ड है उसने बहुत ही एकदम अचानक से प्रोग्रेस किया है। द कंप्यूटर इज हियर स्टेज इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड द मोर वी अंडरस्टैंड दैम। और कंप्यूटर हमेशा रहेगा यहाँ पे जितना हम उसको समझते जाएंगे। द बेटर विल बी द डेटा अहेड ऑफ अस। और उतने ही अच्छे से हमारे सामने वो डेटा आएगा और हमारी लाइफ इजी हो जाएगी कंप्यूटर की वजह से। तो ये इसकी पीडीएफ आपको एडुस्टेट ऐप पर मिल जाएगी। थैंक यू।